दोस्तों, आज आप सुनेंगे जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर नॉवल एनिमल फार्म का दूसरा और आखिरी भाग। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एनिमल फार्म अध्याय 6। उस पूरे साल पशुओं ने गुलामों की तरह काम किया, लेकिन वे अपने काम में खुश थे। वो किसी भी मेहनत या त्याग से भुनभुनाए नहीं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं खुद के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। उनकी मेहनत कम से कम निठल्ले उचक्के आदमी लोगों के लिए तो नहीं ही है। पूरे बसंत और गर्मियों के दौरान वे रोजाना 10-10 घंटे तक काम करते रहे। अगस्त के महीने में नेपोलियन ने घोषणा की कि अब से रविवार की दोपहरों को भी काम हुआ करेगा। ये काम पूरी तरह से स्वैच्छिक था, लेकिन अगर कोई पशु मौजूद नहीं रहता तो उसका राशन काट कर आधा कर दिया जाता। इतना होने के बावजूद कई काम अधूरे छोड़ देना जरूरी हो जाता। फसल पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम सफल रही थी और 2 खेत जिसमें गर्मियों में कंदमूल बो दिए जाने चाहिए थे नहीं बोए जा सके, क्योंकि उन खेतों की जुताई समय रहते पूरी नहीं हो पाई थी। ये साफ साफ नजर आ रहा था कि आने वाली सर्दियां मुश्किल साबित होने वाली थी। पवन चक्की ने अनुमान से भी ज्यादा कठिनाइयां खड़ी की। बाड़े पर ही चूने के पत्थर की एक अच्छी खदान थी और नौकर चाकरों वाले कमरों में से रेत और सीमेंट काफी मात्रा में मिल गए। इस तरह इमारती सामान तो वहीं पर मिल गया था, लेकिन शुरू में जिस समस्या से पशु पार नहीं पा सके वो ये थी कि पत्थरों को काम लायक आकारों में किस तरह से तोड़ें। इसे करने के लिए गैंती और सब्बल के अलावा और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था, और यही काम बेचारे पशु कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई भी पशु पिछली 2 टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता था। कई हफ्तों की बेकार गई मेहनत के बाद किसी को सही तरीका सूझा कि गुरुत्वाकर्षण के बल का प्रयोग करके देखा जाए। बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े खदान की तली में चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ये इतने बड़े थे कि इन्हें इसी आकार में कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। पशुओं ने इनके चारों तरफ रस्सियां बांधी और तब सब गाय, घोड़ा, भेड़, कोई भी पशु जो रस्सी थाम सकता था, यहाँ तक कि नाजुक पलों में कभी कभी सूअर भी आए, सब ने मिलकर धीमी गति से ढलान से पत्थर घसीटते हुए खदान के ऊपरी सिरे तक ले जाने शुरू किए। वहां पर इन पत्थरों को किनारे से नीचे लुढ़का दिया जाता, ताकि नीचे गिरकर पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाएं। टूट जाने के बाद पत्थर ढोना ज्यादा आसान हो गया। घोड़े उनको गाड़ियों में भर भर कर ले जाते, भेड़ें एक एक पत्थर घसीटती, यहाँ तक कि म्यूरियल और बेंजामिन भी एक पुरानी छोटी गाड़ी में खुद को जोत लेते और इस तरह काम में अपना हिस्सा बंटाते। गर्मियों के ढलते ढलते पत्थरों का अच्छा खासा स्टॉक जमा हो गया था। तब सुअरों की देखरेख में बिल्डिंग बनने का काम शुरू हुआ, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी और मेहनत वाली थी। कई बार तो एक अकेले पत्थर को घसीटकर खदान के ऊपरी सिरे तक ले जाने में पूरे दिन की मेहनत लग जाती, और वो भी इतनी कि सारे जानवर थक जाते। कई बार ऐसा भी होता कि किनारे से धकेले जाने पर पत्थर नीचे आकर टूटता ही नहीं। बॉक्सर के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। उसके अकेले की ताकत बाकी सारे पशुओं की इकट्ठी ताकत के बराबर मालूम होती थी। जब पत्थर लुढ़कना शुरू करता और पशु उसके साथ साथ पहाड़ी से नीचे घिसटते तो हताशा से वे चिल्लाना शुरू कर देते। ऐसे में हमेशा बॉक्सर ही आगे आता और रस्सी को रोकने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता और पत्थर को रोक लेता। वो दृश्य, जब वो ढलान पर 1-1 इंच के लिए जी जान से मेहनत कर रहा हो, उसकी सांस धौंकनी की तरह चल रही हो, उसके खुर जमीन को फोड़े डाल रहे हों और उसके मजबूत कंधे पसीने से तरबतर हों, उसके प्रति सबको सराहना से भिगो देता। क्लोवर कई बार उसे चेताती कि वो अपना ख्याल रखे, खुद को इतना ना थकाए, लेकिन बॉक्सर कभी भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसके दोनों नारे, मैं और अधिक परिश्रम करूंगा और नेपोलियन हमेशा ठीक ही कहता है, उसकी सारी समस्याओं का अचूक हल प्रतीत होते थे। उसने मुर्गे के साथ ये तय कर लिया था कि वो अब उसे सुबह आधा घंटे के बजाय पौना घंटा जल्दी जगा दिया करे। इस खाली वक्त में वो अकेला खदान में चला जाता और टूटे पत्थरों की ढेरी इकट्ठी करता और बिना किसी की मदद के पवन चक्की की जगह पर लुढ़काते हुए ले जाता। अपने काम की मुश्किलों के बावजूद पूरी गर्मियों का मौसम पशुओं के लिए इतना बुरा भी नहीं रहा। अगर उनके पास जोन्स के दिनों की तुलना में खाने के लिए ज्यादा नहीं था तो कम भी नहीं था।
सिर्फ अपने खाने पीने की व्यवस्था करने और 5 फिजूल खर्च लोगों की देखभाल न करने की सुविधा इतनी बड़ी थी कि कई असफलताएं भी इसके आगे उन्हें छोटी मालूम पड़तीं। चूंकि अब कोई भी पशु चोरी नहीं करता था, इसलिए चरागाह को खेती लायक भूमि से अलग करने के लिए बाड़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं रह गई थी। इससे बाड़ और गेट वगैरह के मेंटेनेंस पर लगने वाली काफ़ी मेहनत बच जाती थी। ये सब होते हुए भी जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती गईं, कई तरह की कमियां एक एक करके सामने आने लगीं। पैराफिन का तेल, कीलें, डोरी, कुत्तों के बिस्किट, घोड़ों की नालों के लिए लोहा, इन सब चीज़ों की उनको ज़रूरत थी। और ये ऐसी चीज़ें थीं जिनको बाड़े में पैदा नहीं किया जा सकता था। बाद में बीजों और रासायनिक खाद की और साथ ही अलग अलग औजारों की और आखिर में पवनचक्की के लिए मशीनरी की ज़रूरत भी पड़ने वाली थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें आखिर कैसे जुटाई जाएंगी। एक रविवार की सुबह जब पशु अपने अपने आदेश लेने के लिए इकट्ठे हुए तो नेपोलियन ने घोषणा की कि उसने एक नई नीति के बारे में फैसला किया है। अब से पशु बाड़ा पड़ोसी बाड़ों के साथ बिजनेस किया करेगा। वैसे इसका कोई व्यावसायिक मकसद नहीं होगा, बस इतना ही मकसद होगा कि कुछ एक ज़रूरी चीज़ें हासिल की जा सकें। उसने कहा कि पवन चक्की की ज़रूरतों को ज़रूर ही दूसरी चीज़ों से ऊपर रखा जाना है। इसलिए वो ये इंतज़ाम कर रहा है कि सूखी घास का एक ढेर और इस साल की गेहूं की फसल का कुछ हिस्सा बेचा जा सके, और बाद में यदि और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो इसे अंडों की बिक्री से जुटाया जाएगा, जिनकी विलिंगडन में हमेशा मांग बनी रहती है। नेपोलियन ने यह भी कहा कि मुर्गियों को पवन चक्की के निर्माण के लिए अपनी तरफ से विशेष योगदान के रूप में इस त्याग का स्वागत करना चाहिए। एक बार फिर से पशुओं ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। आदमी लोगों के साथ कभी कोई लेन देन ना करना, कभी कारोबार ना करना, कभी धन का इस्तेमाल ना करना, क्या ये सब उनके शुरुआती संकल्पों में से नहीं थे जब उन्होंने जोन्स को भगाया था? उसके बाद सभी को याद था कि इस तरह के संकल्प पारित किए गए थे। 4 युवा सुअरों ने डरते डरते इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, लेकिन कुत्तों की भयंकर गुर्राहट ने उन्हें एकदम से शांत कर दिया। फिर भेड़ों ने हमेशा की तरह 4 टांगे अच्छी 2 टांगे खराब का राग अलापना शुरू कर दिया। आखिरकार नेपोलियन ने शांति बनाए रखने के लिए अपना पैर ऊंचा किया और बताया कि वो पहले ही सारे इंतजाम कर चुका है। किसी भी पशु के लिए इंसान के संपर्क में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात पसंद भी नहीं की जाएगी। सारा का सारा बोझ वो अपने ही कंधों पर उठाएगा। विलिंगडन में एक वकील मिस्टर विम्पर रहते हैं और उन्होंने बाड़े और बाहरी दुनिया के बीच बिचौलिया बनना स्वीकार कर लिया है। हर सोमवार की सुबह वो हिदायतें लेने के लिए आया करेंगे। फिर नेपोलियन ने पशु बाड़ा अमर रहे के अपने घिसे पिटे नारे के साथ भाषण खत्म किया और इंग्लैंड के पशु गीत गाने के बाद पशुओं को वहां से दफा कर दिया गया। बाद में स्क्वीलर ने बाड़े का एक चक्कर लगाया और सारे जानवरों के दिमाग को थोड़ा ठंडा किया। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि कारोबार करने और धन के इस्तेमाल के खिलाफ कभी भी संकल्प पारित किया ही नहीं गया था और ना ही किसी ने इसका सुझाव दिया था। ये पूरी तरह से काल्पनिक बात है। कुछ पशुओं को अभी भी इस बात पर संदेह था, लेकिन स्क्वीलर ने बड़ी ही धूर्तता से उनसे पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने इस तरह का कोई सपना तो नहीं देख लिया है? देखो कॉमरेड्स, क्या तुम्हारे पास इस तरह के संकल्प का कोई रिकॉर्ड है? क्या ये कहीं लिखा हुआ है? और चूंकि ये बात बिल्कुल सच थी कि इस तरह की कोई चीज़ लिखित में मौजूद नहीं थी, तो सारे पशुओं को संतोष हो गया कि वही गलती पर थे। अब हर सोमवार को मिस्टर विम्पर बाड़े में आता। वो एक चालाक दिखने वाला, लंबे गलमुच्छों वाला नाटा सा आदमी था। कारोबार की दृष्टि से वो बड़े ही मामूली किस्म का वकील था, लेकिन इतना तेज तर्रार था कि उसने पहले से ही ये ताड़ लिया था कि पशु बाड़े को एक दलाल की ज़रूरत पड़ेगी और उसे अच्छा कमीशन मिलेगा। उसके आने से पशु डरी नज़रों से उसे देखते और जहाँ तक हो सकता उससे कतराते। ये होते हुए भी वो दृश्य जब नेपोलियन एक 4 पैरों वाला जानवर होते हुए भी 2 पैर वाले विम्पर को आदेश देता, सारे जानवरों को गौरव से भर देता और उन्हें नए इंतज़ामों के प्रति कुछ हद तक मना भी लेता। मनुष्य जाति के साथ अब उनके संबंध पहले की तरह बिल्कुल नहीं रह गए थे। फल फूल रहे पशु बाड़े से इंसान लोग अभी भी कम घृणा नहीं करते थे, बल्कि वे तो पहले से भी ज़्यादा घृणा करते थे। हर इंसान अपने मन में ये धारणा बनाकर चल रहा था
कि देर सवेर ये पशुबाड़ा दिवालिया होने वाला है और पवन चक्की वाला प्रोजेक्ट तो फेल होना ही है। वो पब्लिक जगहों पर आपस में मिलते और एक दूसरे के सामने अपने तर्कों से ये सिद्ध करते कि पवन चक्की तो धराशायी होनी ही है और अगर ये खड़ी भी रही तो भी काम तो नहीं ही कर पाएगी। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वे उस कुशलता का एक तरह से सम्मान करने लगे थे जिस कुशलता के साथ पशु अपने कामकाज खुद संभाल रहे थे। इसका एक प्रमाण तो ये था कि अब लोगों ने बाड़े को इसके असली नाम से पुकारना शुरू कर दिया था और ये दिखावा करना छोड़ दिया था कि कभी इसका नाम मैनर फार्म होता था। अब उन्होंने मिस्टर जोन्स की हिमायत करना भी छोड़ दिया था। जोन्स ने भी अपना फार्म वापस पाने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी और देश के किसी दूसरे कोने में रहने चला गया था। विम्पर के जरिए पशुबाड़े और बाहरी दुनिया के बीच जो संपर्क था उसके सिवाय इन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों लगातार अफवाहें फैलती रहती थीं कि नेपोलियन या तो फॉक्सवुड के मिस्टर विल्किंगडन के साथ या पिंचवुड के मिस्टर फ्रेडरिक के साथ पक्का कारोबारी करार बस करने ही वाला है। लेकिन ये पाया गया कि दोनों के साथ करार एक साथ नहीं करेगा। ये करीब करीब वही वक्त था जब सुअर अचानक फार्म हाउस में शिफ्ट कर गए और उन्होंने उसे अपना घर बना लिया। फिर से पशुओं को लगा कि उन्हें याद आ रहा है कि शुरू के दिनों में इसके खिलाफ संकल्प पारित किया गया था। लेकिन एक बार फिर से स्क्वीलर उन्हें समझाने बुझाने में सफल हो गया कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हुआ था। उसने बताया कि ये निहायत जरूरी था कि सुअर काम करने के लिए शांत जगह पर रहें। ये नेताजी की गरिमा के भी ज्यादा अनुरूप पड़ता है। कुछ अरसे से उसने नेपोलियन को नेताजी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था। वे मामूली खोबार में रहने की बजाय एक घर में रहें। इसके बावजूद कुछ जानवर ये जानकर थोड़ा परेशान हुए कि सुअरों ने न केवल रसोई में भोजन करना शुरू कर दिया है बल्कि वे ड्राइंग रूम को एंटरटेनमेंट रूम की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं और बिस्तरों पर सोने भी लगे हैं। बॉक्सर ने इस बात को भी हमेशा की तरह हवा में उड़ा दिया, ये कहकर कि नेपोलियन हमेशा ठीक करते हैं। लेकिन क्लोवर को लगा कि उसे याद है कि बिस्तरों के खिलाफ पक्का नियम बनाया गया था। वो बखार के आखिर की तरफ गई और वहां खुदे हुए उन 7 धर्मादेशों की गुत्थी सुलझाने की उसने कोशिश की। अलग अलग अक्षरों से आगे कुछ भी पढ़ पाने में खुद को असमर्थ पाकर वो म्यूरियल को पकड़ लाई। उसने म्यूरियल से कहा, जरा मुझे चौथा धर्मादेश पढ़कर सुनाओ। क्या इसमें बिस्तर पर कभी न सोने के बारे में कुछ लिखा हुआ है? थोड़ी सी तकलीफ के बाद म्यूरियल ने हिज्जे कर करके उसे आखिरकार पढ़ लिया। इसमें लिखा है, कोई भी पशु चादरों के साथ बिस्तर पर नहीं सोएगा। ये आश्चर्य की बात थी कि क्लोवर को ये याद नहीं रहा कि चौथे धर्मादेश में चादरों का जिक्र किया गया है। लेकिन अब चूंकि ये दीवार पर लिखा हुआ था तो शायद ये ऐसा ही रहा होगा। स्क्वीलर, जो संयोग से उसी वक्त 2 या 3 कुत्तों के साथ वहां से गुजर रहा था, उसने सारा मामला ही सही नजरिए से साफ करके बता दिया। उसने कहा, तो आपने सुन लिया है कॉमरेड्स कि हम सुअर लोग फार्म हाउस में बिस्तरों पर सोते हैं। और आखिर क्यों ना सोएं? आप लोग ये नहीं मानकर चल रहे होंगे कि बिस्तरों के खिलाफ कोई कायदा है। बिस्तर का मतलब सिर्फ सोने की जगह होता है। थान में पुआल के गट्ठर को ठीक कर दिया जाए तो वो भी बिस्तर बन जाता है। कानून तो चादरों के खिलाफ था, जो कि इंसान का आविष्कार है। हमने फार्म हाउस के बिस्तरों से चादरें हटा दी हैं और बस कंबलों के बीच सोते हैं, और वो बिस्तर हैं भी काफी आरामदेह। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कॉमरेड्स कि हम आजकल जितना दिमागी काम करते हैं उसे देखते हुए ये हमारी जरूरत से ज्यादा आरामदेह नहीं है। आप हमें हमारे आराम से वंचित करेंगे क्या? क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं कॉमरेड्स, मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम इतने थक जाएं कि काम ही न कर सकें। निश्चित ही आप में से कोई भी जोन्स को वापस यहां नहीं देखना चाहेगा, है कि नहीं? पशुओं ने तुरंत ही इस मुद्दे पर उसे आश्वस्त कर दिया। इसके बाद सुअरों के फार्म हाउस में बिस्तरों पर सोने के बारे में और कुछ नहीं कहा गया, और फिर कुछ दिन बाद ये घोषणा की गई कि अब से सुअर सुबह के वक्त दूसरे पशुओं की तुलना में 1 घंटा देरी से उठा करेंगे, और इसके खिलाफ भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। शरद ऋतु के आते आते सारे पशु थक चुके थे, लेकिन फिर भी वे खुश थे। उन्होंने एक मुश्किल और तकलीफ भरा बरस गुजारा था।
सूखी घास और मक्की का कुछ हिस्सा बेच देने के बाद भी सर्दियों के लिए अनाज के भंडार बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन पवन चक्की ने सब चीजों की भरपाई कर दी थी। अब तक ये करीब आधी बन चुकी थी। फसल के बाद कुछ अरसे के लिए साफ शुष्क मौसम आया तो पशुओं ने पहले की तुलना में और ज्यादा मेहनत की। ये सोचकर वे पत्थर ढोने के नीरस काम में दिन भर खटते रहे कि ऐसा करके वे दीवार को 1 आध फुट और ऊपर चढ़ा लेंगे। बॉक्सर रात के वक्त भी बाहर आ जाता और शरद ऋतु की चांदनी में 1-2 घंटे काम करता। अपने फुर्सत के पलों में पशु अधूरी बनी चक्की के आसपास चक्कर काटते, इसकी दीवारों की मजबूती और राइट एंगल पर खड़ी इसकी लंबाई की तारीफ करते। वे खुद पर आश्चर्य करते कि वे भी ऐसी कठिन चीज खड़ी कर सकते हैं। सिर्फ बेंजामिन ही पवन चक्की को लेकर उत्साहित होने से इनकार कर देता। जब नवंबर आया तो तेज दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने लगीं। इमारत का काम रोक देना पड़ा क्योंकि अब सब कुछ इतना गीला रहता था कि गारा तैयार करना मुश्किल हो जाता। आखिर ऐसी रात आई जब आंधी इतनी भयानक थी कि बाड़े की इमारतें अपनी जड़ों तक हिल गईं। बखार की छत से कई टाइलें उखड़कर दूर जा गिरीं। मुर्गियां डर कर तेजी से चिंचियाती हुई नींद से उठ बैठीं। उन सब ने कहीं बहुत दूर बंदूक की एक गोली छूटने का सपना देख लिया था। सुबह अपने अपने थानों से बाहर आकर उन्होंने पाया कि झंडे का डंडा उखड़कर नीचे आ गिरा है। फलों के बगीचे के द्वार पर लगा हिमरोई का पेड़ गाजर मूली की तरह उखड़ा पड़ा है। उन्होंने अभी ये देखा ही था कि सब पशुओं की घुटी सी चीख निकल गई। उनकी आंखों ने एक बड़ा ही भयानक मंजर देखा था। पवन चक्की धराशायी हो चुकी थी। वो सब उस जगह की तरफ लपके। वाकई उनके सारे संघर्षों का फल वहां मिट्टी में मिला हुआ पड़ा था। वे पत्थर जिनको उन्होंने तराशा था, इतनी मेहनत से ढो ढो कर लाए थे, अब चारों तरफ बिखरे पड़े थे। कुछ भी कहने में असमर्थ पहले तो वो उसे अफसोस से देखते रहे। नेपोलियन बिना कुछ बोले आगे पीछे होता रहा। बीच बीच में वो जमीन सूंघने लगता। उसकी पूंछ एकदम कड़ी हो गई थी और तेजी से दाएं बाएं फड़क रही थी। ये इस बात का संकेत था कि वो गहरे तनाव से गुजर रहा है। उसने धीमे से कहा, कॉमरेड्स, क्या आप जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या आप उस दुश्मन को जानते हैं जो रात में आया और हमारी पवन चक्की को यूं तहस नहस कर गया? और फिर अचानक वो तूफानी आवाज में गरजा, ओह स्नोबॉल! ये काम स्नोबॉल ने किया है। दुश्मनी के भाव से, ये सोचकर कि वो हमारी योजनाओं को धूल में मिला देगा और इस तरह उसको यहाँ से भगाए जाने के खिलाफ बदला लेगा। वो विश्वासघाती रात के अंधेरे में घुस आया और हमारी साल भर की मेहनत पर पानी फेर गया। कॉमरेड्स, मैं अभी और यहीं स्नोबॉल को मृत्युदंड की सजा देता हूँ। जो भी उसे ये सजा देगा उसे पशुवीर मध्यम कोटि का मेडल और आधी पेटी सेब मिलेंगे और उसे जिंदा पकड़कर लाने वाले को पूरी पेटी सेब मिलेंगे। पशु ये जानकर बहुत ही हैरान थे कि स्नोबॉल इस तरह की किसी हरकत के लिए दोषी हो सकता है। चारों तरफ नाराजगी भरी चिल्लाहटें सुनाई देने लगीं। हर कोई स्नोबॉल को अगर वो कभी वापस आता है पकड़ने की तरकीबें सोचने लगा। लगभग तभी टेकरी से थोड़ी ही दूर घास में एक सूअर के पैरों के निशान मिल गए। वे सिर्फ कुछ गज तक ही देखे जा सके, लेकिन ऐसा लगता था कि वे बाड़े में छेद की तरफ जा रहे थे। नेपोलियन ने गहरी सांस लेकर उन्हें सूंघा और घोषित कर दिया कि ये निशान स्नोबॉल के ही हैं। उसने अपनी ये राय भी जाहिर कर दी कि स्नोबॉल शायद फॉक्सवुड फार्म की दिशा से आया था। फिर उसने कहा, अब और देर नहीं कॉमरेड्स, हमें एक काम करना है। हम आज सुबह ही पवन चक्की को दोबारा बनाना शुरू करेंगे। हम इसे पूरी सर्दी, बरसात और गर्मियों में बनाते रहेंगे। हम उस विश्वासघाती को ये पाठ पढ़ाकर ही रहेंगे कि वो हमारी मेहनत पर इतनी आसानी से पानी नहीं फेर सकता। याद रखो कॉमरेड्स, हमारी योजनाओं में कोई भी रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। वो आखिरी दिन तक पूरी की जाएंगी। आगे बढ़ो कॉमरेड्स, पवन चक्की अमर रहे, हमारा पशुबाड़ा अमर रहे। अध्याय 7। उस साल कड़ाके की सर्दियां पड़ीं। तूफानी मौसम अपने साथ ओले और स्नोफॉल लेकर आया। उसके बाद जो कड़ा पाला पड़ा वो फरवरी तक बना रहा। पशु पवन चक्की को फिर से बनाने में जी जान से जुटे रहे। उन्हें ये अच्छी तरह पता था कि बाहरी दुनिया की नज़रें उन पर लगी हुई हैं और अगर चक्की वक्त पर पूरी ना हुई
तो ईर्ष्या से भरे लोग खुशियां मनाने लगेंगे। जलन के मारे इंसान लोगों ने कहा कि उन्हें कतई विश्वास नहीं है कि पवन चक्की को स्नोबॉल ने नष्ट किया है। उनका कहना था कि ये तो दीवारें इतनी पतली थीं, इसी कारण भरभराकर गिर पड़ीं। पशु जानते थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद ये तय किया गया कि पहले की 18 इंच मोटी दीवारों की तुलना में इस बार दीवारों की मोटाई 3 फुट रखी जाए, जिसका मतलब था और ज्यादा मात्रा में पत्थरों को इकट्ठा करना। अरसे तक खदान बर्फ की परतों से भरी रही और कुछ भी नहीं किया जा सका। उसके बाद आए सूखे पाले वाले मौसम में थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ा, लेकिन ये बहुत ही परेशानी भरा काम था और पशु इसको लेकर पहले की तरह खुद को उतना आश्वस्त भी नहीं पा रहे थे। उन्हें हमेशा जाड़ा लगता रहता और वे अक्सर भूखे भी होते। सिर्फ बॉक्सर और क्लोवर ही थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। स्क्वीलर काम के सुख और श्रम की गरिमा के बारे में शानदार भाषणबाजी करता, लेकिन दूसरे पशु बॉक्सर की ताकत और उसकी कभी न थकने वाली पुकार से ज्यादा प्रेरणा पाते। जनवरी में अनाज की तंगी हो गई। मक्की के राशन में कड़ी कमी कर दी गई। ये घोषणा की गई कि इसके बदले आलू की अतिरिक्त खुराक दी जाएगी, और तब ये पाया गया कि आलू की फसल का बहुत बड़ा हिस्सा अच्छी तरह से ढककर ना रखने के कारण ढेरियों के अंदर ही सड़ चुका है। आलू एकदम नरम और बदरंग हो गए थे। बहुत कम आलू ही थे जो खाने लायक बचे थे। अब लगातार कई कई दिन तक पशुओं को चोकर और चुकंदर के अलावा खाने को कुछ भी नहीं मिला। भुखमरी के लक्षण उनके चेहरों पर अब साफ नजर आने लगे थे। इस खबर को बाहरी दुनिया से छिपाए रखना बहुत ही जरूरी हो गया था। पवन चक्की के ढह जाने से आदमी लोग निडर होकर बाड़े के बारे में अब नए नए झूठ गढ़ने लगे थे। एक बार फिर से ये खबर फैलाई जा रही थी कि सारे पशु भुखमरी और बीमारियों से जूझ रहे हैं और लगातार आपस में लड़ते रहते हैं। वे एक दूसरे को मारकर खा भी रहे हैं। बच्चों की भी हत्याएं हो रही हैं। नेपोलियन अच्छी तरह जानता था कि अगर अनाज की स्थिति की सच्ची खबरें पता चल जाएं तो बहुत खराब परिणाम होंगे। उसने उल्टा असर फैलाने के लिए मिस्टर विम्पर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब तक तो पशुओं का विम्पर के साथ संपर्क ना के बराबर ही था। अब कुछ चुने हुए पशुओं, खासकर भेड़ों को यह हिदायत दी गई कि वो उसे सुनाने के लिए बार बार ये जिक्र करती रहें कि उनका राशन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा नेपोलियन ने यह आदेश दिया कि भंडार घर में खाली हो चुके डिब्बों को काफ़ी सारी रेत से भर दिया जाए और उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत राशन बचा है उसे रख दिया जाए। फिर किसी बहाने से विम्पर को भंडार घर में ले जाया गया ताकि वो एक नज़र उन डिब्बों को देख सके और उसे ये लगे कि उनके पास इतना राशन बचा हुआ है। विम्पर धोखे में आ गया और बाहरी दुनिया को लगातार यही खबरें देता रहा कि बाड़े में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जनवरी के खत्म होते होते ये स्पष्ट हो गया कि कहीं से कुछ और अनाज लेना ज़रूरी होगा। इन दिनों नेपोलियन जनता के सामने बहुत कम ही आता था। वो अपना सारा समय फार्म हाउस में गुजारता था। उसके हर एक दरवाजे पर खूंखार कुत्तों का पहरा रहता था। जब भी वो बाहर आता तो 6 कुत्ते उससे एकदम सटकर चलते हुए उसकी अगवानी करते, और यदि कोई जानवर उसके नज़दीक जाता तो वे गुर्राने लगते। अब वो रविवार की सुबह के समय भी नज़र नहीं आता, बल्कि दूसरे सुअरों में से किसी एक के, आमतौर पर स्क्वीलर के हाथ आदेश जारी करवा देता था। रविवार की एक सुबह स्क्वीलर ने घोषणा की कि मुर्गियों को, जिन्होंने हाल ही में फिर से अंडे दिए हैं, अपने अंडे अनिवार्य रूप से उन्हें सौंपने होंगे। नेपोलियन ने विम्पर के जरिए हर हफ्ते 100 अंडे का एक ठेका मंजूर किया है। इससे जो पैसा मिलेगा उससे इतना अनाज और खाना लिया जा सकेगा कि पशु बाड़े को गर्मियों तक और हालत सुधरने तक चलाया जा सके। जब मुर्गियों ने ये बात सुनी तो उनके भीतर हड़कंप मच गया। उन्हें पहले चेतावनी दी गई थी कि इस त्याग की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उन्हें इस पर यकीन नहीं था कि ऐसा सचमुच हो जाएगा। वे अभी वसंत ऋतु में सेने के लिए अपने दिए अंडों की ढेरियां तैयार कर ही रही थीं। उन्होंने विरोध जतलाया कि उनसे ऐसे वक्त अंडे छीन ले जाना तो हत्या होगी। जोन्स के निष्कासन के बाद ये पहली बार था कि बगावत से मिलता जुलता कुछ हो रहा था। 3 युवा काली मुर्गियों के नेतृत्व में उन्होंने नेपोलियन की बात न मानने के लिए एक बड़ा प्रयास किया। वे उड़कर टांडों पर जा बैठीं और वहीं उन्होंने अपने अंडे दिए, जो नीचे गिरकर टूट फूट गए। नेपोलियन ने तुरंत और बेरहमी से कार्रवाई की। उसने मुर्गियों की खुराक बंद करने का आदेश दे दिया
और ये धमकी भी दी कि अगर कोई पशु मुर्गियों को अनाज का एक दाना भी देता हुआ मिला तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। कुत्तों ने इस बात की निगरानी की कि इन आदेशों का ठीक तरह से पालन हो रहा हो। 5 दिनों तक मुर्गियां अलग थलग रहीं। फिर हार कर उन्होंने हथियार डाल दिए और अपने अपने दड़बों में लौट आईं। इस बीच 9 मुर्गियां मर चुकी थीं। उनके शव फलों के बगीचे में दफना दिए गए और ये खबर फैला दी गई कि आंतों की बीमारी से उनकी मौत हो गई है। विम्पर ने इस बाबत कुछ भी नहीं सुना और उसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अंडे सौंप दिए गए। एक किराने वाले की गाड़ी हफ्ते में एक बार फार्म पर आती और अंडे ले जाती। इस पूरे अरसे के दौरान स्नोबॉल को फिर नहीं देखा गया। ये अफवाह थी कि वो दोनों पड़ोसी फार्मों में से एक में छुपा हुआ है। इस समय तक नेपोलियन ने पहले की तुलना में दूसरे किसानों से थोड़े बेहतर संबंध बना लिए थे। हुआ ये कि अहाते में इमारती लकड़ी का एक ढेर पड़ा था जो 10 बरस पहले सफ़ेदे के झुरमुट साफ करने के बाद से वहीं चट्टे लगाकर रखा गया था। लकड़ी अच्छी सिझाई हुई थी और विम्पर ने नेपोलियन को इसे बेच डालने की सलाह दी थी। मिस्टर विल्किंगटन और मिस्टर फ्रेडरिक दोनों ही उसे खरीदने के लिए उत्सुक थे। नेपोलियन हिचकिचा रहा था और ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उन दोनों में से किसे उसे बेचे। जब भी वो फ्रेडरिक के साथ सौदेबाजी करने की हालत तक पहुंचता, ये घोषित कर दिया जाता कि स्नोबॉल फॉक्सवुड में छिपा बैठा है और विल्किंगटन की तरफ उसका झुकाव होते ही स्नोबॉल को पिंचफील्ड में बता दिया जाता। वसंत के शुरू में अचानक एक खतरनाक बात पता चली। स्नोबॉल गुपचुप रात में बाड़े में आता रहा था। पशु इतने बेचैन हो गए कि रात में सोना उनके लिए मुश्किल हो गया। ये कहा गया कि हर रात वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए अंदर आ जाता है और तरह तरह की बदमाशियां करता है। वो मक्खी चुराता है, दूध के बर्तन अस्त व्यस्त कर देता है, अंडे तोड़ देता है, क्यारियों को रौंद देता है और फलदार पेड़ों की छाल उतार देता है। जब भी कहीं कोई गड़बड़ होती, आमतौर पर उसे स्नोबॉल के मत्थे मढ़ दिया जाता। अगर कोई खिड़की टूट जाती या नाली जाम हो जाती तो कोई ना कोई ज़रूर कह देता, रात को स्नोबॉल आया था और ये सब करके गया है। जब भंडार घर की चाबी एक बार खो गई तो पूरे बाड़े को पक्का विश्वास हो गया कि स्नोबॉल ने ही चाबी कुएं में फेंक दी है। और मज़े की बात तो ये थी कि अनाज की बोरी के नीचे खोई हुई चाबी मिल जाने के बाद भी वे इसी बात पर विश्वास करते रहे। गायों ने भी घोषणा कर दी कि स्नोबॉल उनके बाड़ों में घुस आता है और जब वे नींद में होती हैं तो उनका दूध दुहकर ले जाता है। चूहे भी, जो उन सर्दियों में उद्यमी हो गए थे, स्नोबॉल के साथ साठगांठ के दोषी करार दे दिए गए। नेपोलियन ने आदेश दिया कि स्नोबॉल की हरकतों की पूरी छानबीन होगी। उसने अपने कुत्तों को मुस्तैद किया और बाड़े की इमारतों का निरीक्षण करने के लिए सतर्क होकर दौरा किया। हर थोड़े कदमों के बाद नेपोलियन रुकता, स्नोबॉल के पैरों के निशानों को पहचानने की नीयत से जमीन को सूंघता। और ये सूंघने का काम उसने हर जगह किया। बखार में सूंघा, तबेले में सूंघा, दड़बों में सूंघा, सब्जियों की क्यारियों में भी सूंघा और उसे हर जगह पर स्नोबॉल के पैरों के निशान मिले। वो अपने थूथन को जमीन पर लगाता, लंबी लंबी सांसें खींचता और फिर चिल्लाता, स्नोबॉल आया था वो यहाँ, मैं तो उसे अलग से ही सूंघकर बता सकता हूँ। सारे पशु ये सब देख रहे थे और बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था जैसे स्नोबॉल कोई अदृश्य जिन्न है जो हवा को चीरते हुए उन तक आ पहुंचा है और उन्हें तरह तरह के खतरों में डाल रहा है। शाम के वक्त स्क्वीलर ने उन्हें इकट्ठा होने के लिए कहा। अपने चेहरे पर घबराहट के भाव लाते हुए उसने बताया कि वो उन्हें एक बहुत ही गंभीर बात बताने वाला है। फिर थोड़ा नर्वस होकर वो चिल्लाया, कॉमरेड्स, एक बहुत ही भयानक बात का पता चला है। स्नोबॉल ने खुद को पिंचफील्ड बाड़े में फ्रेडरिक के हाथों बेच रखा था। वो अभी भी हम पर हमला करने और हमारा बाड़ा हमसे छीन लेने की योजनाएं बना रहा है। जब हमला शुरू होगा तो स्नोबॉल उसके गाइड का काम करेगा। लेकिन उससे भी बुरी एक और बात है। हम तो यही सोचते आए थे कि स्नोबॉल की बगावत उसके घमंड और महत्वाकांक्षा का नतीजा थी, लेकिन हम गलती पर थे कॉमरेड्स। क्या आप जानते हैं कि इसकी असली वजह क्या थी? स्नोबॉल ने शुरू से ही जोन्स से साठगांठ कर रखी थी। वो पूरे के पूरे टाइम जोन्स का सीक्रेट एजेंट था कॉमरेड्स। जो दस्तावेज वो अपने पीछे छोड़ गया है वो हमें अभी अभी मिले हैं और उनसे ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। इससे बहुत सारी बातों से पर्दा उठ रहा है। क्या हमने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा कि उसने किस तरह से हमला किया था? हमें हराकर वो तबेले की लड़ाई में मटिया मेट कर देना चाहता था।
ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो इसमें सफल नहीं हो सका। सारे पशु ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। ये तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली बात थी। उन्हें इस बात को पूरी तरह से जब्त करने में थोड़ा वक्त लगा। उन सबको याद था कि तबेले की लड़ाई में उनके आगे आगे किस तरह से स्नोबॉल को हमला बोलते उन्होंने खुद देखा था। वो किस तरह से हर कदम पर उनके अंदर प्राण फूंकता था और उन्हें उत्साहित करता था। और जब जोन्स की बंदूक की गोलियों से उसकी पीठ छलनी हो गई थी, वो तब भी एक पल के लिए भी नहीं रुका था। पहले तो उनके लिए इस बात पर यकीन करना ही मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि कभी कोई सवाल ना उठाने वाला बॉक्सर भी दुविधा में पड़ा दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तबेले की लड़ाई में स्नोबॉल बड़ी बहादुरी से लड़ा था। मैंने खुद उसे लड़ते हुए देखा था। और क्या उसके तुरंत बाद हमने उसे पशुवीर उत्तम कोटि का मेडल नहीं दिया था? वो हमारी भूल थी कॉमरेड, क्योंकि हम अब जान पाए हैं, हमें मिले गुप्त दस्तावेजों में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि दरअसल वो हमें बहकाकर हमारा सर्वनाश करना चाहता था। लेकिन वो जख्मी था। हम सब ने उसे खून से लथपथ दौड़ते देखा था। बॉक्सर ने फिर से विरोध किया। स्क्वीलर चिल्लाया, वो सब एक चाल का हिस्सा था कॉमरेड्स। जोन्स की गोली से उसे सिर्फ खरोंचें आई थी। अगर तुम पढ़ सकते होते तो मैं खुद उसी की हैंडराइटिंग में तुमको दिखाता। प्लॉट ये था कि नाजुक पलों में स्नोबॉल भागने के लिए संकेत देता और मैदान दुश्मन के हवाले छोड़कर भाग जाता। और वो अपने इस चाल में पूरी तरह सफल हो ही चुका था। बल्कि मैं तो यही तर्क दूंगा कॉमरेड्स, अगर हमारे नेताजी कॉमरेड नेपोलियन ने बहादुरी ना दिखाई होती तो वो जीत ही जाता। आपको याद नहीं है जब जोन्स और उसके आदमी अहाते में घुस आए थे तो किस तरह से स्नोबॉल अचानक मुड़ा और भाग लिया? कई पशु उसके पीछे पीछे भागे। और क्या आपको ये भी याद नहीं है कि ये वही पल था जब चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी और लगने लगा था कि सब कुछ हो गया? तभी कॉमरेड नेपोलियन मनुष्यता का नाश हो का नारा लगाते हुए आगे उछले थे और उन्होंने जोन्स की टांग में अपने दांत गड़ा दिए थे। ये तो आपको पक्का ही याद होगा कॉमरेड्स। अब जब स्क्वीलर ने पूरे दृश्य का इतनी बारीकी से साफ साफ वर्णन किया तो पशुओं को लगा कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। उनको ये याद है। और चाहे कुछ भी रहा हो, उन्हें ये तो याद था कि लड़ाई के नाजुक पलों में स्नोबॉल भागने के लिए मुड़ा था। लेकिन बॉक्सर अभी भी थोड़ा हैरान परेशान था। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता है कि शुरू शुरू में स्नोबॉल विश्वासघाती था। उसके बाद उसने क्या किया वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक तबेले की लड़ाई का सवाल है, उस टाइम वो हमें धोखा नहीं दे रहा था। वो अच्छा कॉमरेड था उस टाइम। स्क्वीलर ने दृढ़ आवाज में कहा, देखो, हमारे नेताजी कॉमरेड नेपोलियन ने साफ तौर पर कहा है कि स्नोबॉल शुरू से ही जोन्स का एजेंट था और बगावत का ख्याल आने से भी पहले से ही था। ओह, तब ठीक है। अगर कॉमरेड नेपोलियन कहते हैं तो शायद ठीक ही होगा, बॉक्सर ने धीमे स्वर में कहा। यही सच्ची भावना है कॉमरेड, स्क्वीलर चिल्लाया। लेकिन सारे पशुओं ने देखा कि उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से बॉक्सर को बड़े ही घृणा भरी नजरों से देखा था। वो फिर से बोला, मैं इस बाड़े के हरेक प्राणी को चेतावनी देता हूं कि अपनी आंखें पूरी तरह से खुले रखें। हमारे पास ये सोचने के पक्के कारण हैं कि इस वक्त भी हम लोगों के बीच स्नोबॉल के सीक्रेट एजेंट घात लगाए छिपे बैठे हैं। 4 दिन के बाद दोपहर ढलने के बाद नेपोलियन ने सारे पशुओं को बाड़े में इकट्ठा होने का आदेश दिया। सबके जमा हो जाने के बाद वो फार्म हाउस में से प्रकट हुआ। उसने अपने दोनों मेडल लगा रखे थे। ये दोनों मेडल उसने हाल ही में खुद को दिए थे, पशुवीर उत्तम कोटि और पशुवीर मध्यम कोटि। उसके आगे पीछे उसके 9 के 9 विशाल कुत्ते उछलते कूदते चले आ रहे थे। सारे श्रोताओं का मुआयना करते हुए वो दृढ़ता से अपनी जगह पर खड़ा हुआ। फिर उसने ऊंची आवाज में कुछ घुरघुराहट सी की। कुत्ते एकदम आगे को लपके। 4 सुअरों को उन्होंने कानों से दबोचा और दर्द और आतंक से पिनपिनाते उन सुअरों को नेपोलियन के कदमों में डाल दिया। कुछ पलों के लिए लगा कुत्ते एकदम पागल हो गए हैं। सब के सब हक्के बक्के रह गए जब उन कुत्तों में से 3 बॉक्सर की तरफ उछले। बॉक्सर ने उन्हें आते देख लिया और अपना विशाल खुर उठाकर एक कुत्ते को बीच हवा में ही रोक लिया।
उसे जमीन पर पटक कर उसने अपने पैर के नीचे दबा दिया। कुत्ता दया के लिए किंकियाया और बाकी दोनों कुत्ते अपनी पिछली टांगों में दुम दबाकर भाग लिए। नेपोलियन की मुख मुद्रा में भी थोड़ा बदलाव आया और उसने तेज आवाज में बॉक्सर को कुत्ते को छोड़ देने का आदेश दिया। बॉक्सर ने अपना पैर उठाया और बिलबिलाता हुआ जख्मी कुत्ता वहां से खिसक लिया। एक बार के लिए हंगामा शांत हो गया। चारों सुअर अभी भी कांपते हुए इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे की एक एक नस पर अपराधी लिखा हुआ था। तब नेपोलियन ने उन्हें अपने अपराध कबूल करने का आदेश दिया। ये वही 4 सुअर थे जिन्होंने नेपोलियन की रविवार की बैठकें खत्म करने के फैसले का विरोध किया था। बिना और उकसाए उन चारों ने स्वीकार किया कि स्नोबॉल के निष्कासन के बाद से ही वे उससे गुप्त रूप से संपर्क बनाए हुए थे और उन्होंने उसके साथ मिलीभगत करके पवन चक्की को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा था। और उन्होंने उसके साथ एक समझौता भी किया था कि बाड़ा मिस्टर फ्रेडरिक को सौंप देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि स्नोबॉल ने निजी तौर पर उसके सामने स्वीकार किया था कि वो कई वर्षों से जोन्स का सीक्रेट एजेंट रहा था। जब उन्होंने अपने अपने अपराध स्वीकार कर लिए तो कुत्तों ने तुरंत उनके गले फाड़ डाले। खतरनाक आवाज में नेपोलियन गरजा कि क्या किसी और प्राणी को भी अपना कोई अपराध स्वीकार करना है। 3 मुर्गियां जिन्होंने अंडों को लेकर बगावत की थी आगे आईं और उन्होंने बताया कि स्नोबॉल उनके सपनों में आया था और उन्हें भड़का गया था कि वो नेपोलियन के आदेश ना माने। उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। फिर एक हंस सामने आया जिसने स्वीकार किया कि पिछले साल फसल के मौके पर उसने मक्की की 6 फलियां छुपा ली थीं और रात के वक्त उनको खा लिया था। उसके बाद एक भेड़ ने स्वीकार किया कि उसने पीने के पानी के तालाब में पेशाब किया था और ऐसा करने के लिए उसे स्नोबॉल ने उकसाया था। 2 और भेड़ों ने माना कि उन्होंने नेपोलियन के एक खास निष्ठावान भक्त एक बूढ़ी भेड़ को आग के चारों तरफ दौड़ाकर उस वक्त मार डाला था जब उसे खांसी हो रही थी। इन सबको वहीं की वहीं मौत के घाट उतार दिया गया और इस तरह अपने अपने अपराध स्वीकार करने और प्राणदंड देने का ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक नेपोलियन के पैरों के आगे लाशों का ढेर नहीं लग गया। हवा खून की गंध से भारी हो चली थी, वो खून जिसे जोन्स के निष्कासन के बाद किसी ने नहीं देखा था। ये सब निपट जाने के बाद सुअरों और कुत्तों को छोड़कर बाकी पशु एक साथ सरकते हुए निकल गए। सबके दिल दहले हुए थे। वे नहीं जानते थे कि उन्हें किस बात से ज्यादा धक्का लगा है, स्नोबॉल के साथ साठगांठ करने वाले पशुओं की धोखाधड़ी से या फिर उस निहायत ही क्रूर खून खराबे से जो उन्होंने थोड़ी देर पहले अपनी आंखों से देखा था। पुराने दिनों में भी अक्सर ऐसे ही खतरनाक खून खराबे हुआ करते थे, लेकिन उन सबको लगा कि अब ये बहुत ही खराब बात है कि ये सब कुछ उनके बीच आपस में हो रहा है। बाड़े से जोन्स के जाने के बाद से किसी भी पशु ने किसी दूसरे पशु को नहीं मारा था, यहाँ तक कि किसी चूहे तक को नहीं मारा गया था। वे सब उस छोटी टेकड़ी की तरफ बढ़े जहां आधी अधूरी पवन चक्की खड़ी थी। सब एक दूसरे से सटकर बैठ गए, जैसे एक दूसरे की गर्मी और अपनाहट महसूस करना चाहते हों। इनमें बिल्ली नहीं थी, जो पशुओं को इकट्ठा होने के नेपोलियन के आदेश से कुछ ही पहले अचानक गायब हो गई थी। थोड़ी देर तक कोई भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ बॉक्सर अपनी टांगों पर खड़ा रहा। काफ़ी देर बाद उसने कहा, मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी चीज़ें हमारे बाड़े में हो सकती हैं। इसमें कहीं हमारा ही दोष होगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसका एक ही हल है कि और कड़ी मेहनत की जाए। अब से मैं सुबह के वक्त 1 घंटा जल्दी उठा करूँगा। फिर वो खदान की तरफ चल दिया, वहाँ से और पत्थर ढोने के लिए। सारे पशु क्लोवर के पास सरक आए। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। जिस टेकड़ी पर वे बैठे हुए थे वहाँ से गांवों की तरफ का बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई देता था। ये बसंत के दिनों की एक उजली शाम थी। घास और हरी भरी बाड़ों पर धूप चमक रही थी। पशुओं ने बड़े ही हैरानी के साथ याद किया कि ये बाड़ा जो उनका अपना बाड़ा है, उन्हें कभी भी इतना प्यारा नहीं लगा था। क्लोवर अपनी आंखों में आंसू भरे पहाड़ों की तरफ देखती रही। अगर वो अपने विचारों को शब्द दे पाती तो वो यही कहती कि ये सब वो नहीं है जिसे मानव जाति को बाहर करने के लिए बरसों पहले उन्होंने अपना मकसद बनाया था। आतंक और कत्लेआम के इन नज़ारों की तो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी।
अगर वो खुद भविष्य का कोई चित्र बना पाती तो वहाँ पशुओं का एक ऐसा समाज होता जहाँ न भूख होती न कोड़े होते, हर कोई बराबर होता, हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से काम करता। जो बलशाली हैं वो दुर्बलों की रक्षा करते, जैसे कि मेजर ने की थी। भाषण वाली रात अपनी अगली टांगों के बीच बत्तखों की आखिरी पीढ़ी की। लेकिन ये सब क्या हो गया? वे तो ऐसे वक्त के दौर में आ पहुंचे हैं जहां कोई भी अपने मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाता। खतरनाक गुर्राते कुत्ते हर जगह घूमते रहते हैं और जरा सा भी अपराध करने पर पशुओं को चिथड़ों में चीर देते हैं। किसी भी पशु ने इस तरह के हालातों की उम्मीद नहीं की थी और ना ही ये दिन देखने के लिए इतना पसीना बहाया था। ऐसे ही विचार उसके मन में उठते रहे, लेकिन उसके पास इनको व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। आखिरकार जब उसे कहने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने इंग्लैंड के पशु गीत को ही कुछ हद तक विकल्प माना और इसे गाना शुरू कर दिया। सारे पशुओं ने उसका साथ दिया और कुल 3 बार इसे गाया गया, लेकिन बहुत ही धीमे धीमे और मातमी धुन में। इस तरह से उन्होंने इसे पहले कभी नहीं गाया था। अभी तीसरी बार गाना खत्म ही हुआ था कि 2 कुत्तों के साथ स्क्वीलर उनके पास आया। उसने ये घोषणा की कि कॉमरेड नेपोलियन के एक विशेष आदेश के द्वारा इंग्लैंड के पशु गीत को बंद कर दिया गया है। अब से आगे इसे गाने की मनाही है। सारे पशु हक्के बक्के रह गए। म्यूरियल जोर से चिल्लाई, लेकिन क्यों? क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है कॉमरेड। इंग्लैंड के पशु बगावत का गीत था, लेकिन अब बगावत तो पूरी हो चुकी है। इसी दोपहर को विश्वासघातियों को जो मौत की सजा दी गई वो इस बगावत का आखिरी पन्ना था। इंग्लैंड के पशु गीत में हमने एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपनी इच्छा दिखाई थी, लेकिन ये समाज तो अब बन चुका है, तो इसलिए अब इस गीत का कोई मकसद नहीं है। हालांकि सारे पशु डरे हुए थे और कुछ एक ने इस बात का विरोध भी किया होता, लेकिन उसी पल भेड़ों ने अपनी वही पुरानी धुन 4 टांगें अच्छी 2 टांगें खराब की मिमियाहट छेड़ दी। ये मैं कई मिनटों तक चलती रही और इससे बहस खत्म हो गई। और इस तरह से इंग्लैंड के पशु फिर कभी नहीं सुना गया। इसकी जगह पर मिनिमस कवि महाराज ने एक और गीत की रचना की। इसकी शुरू की पंक्तियां इस तरह थीं, पशु बाड़ा होगा नहीं ऐसा कभी जब मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा। इसे हर रविवार की सुबह झंडा चढ़ाने के बाद गाया जाता, लेकिन ना तो इस गीत के बोल और ना ही इसकी धुन पशुओं को पसंद आई। अध्याय 8। कुछ दिन बीतने के बाद उस कत्लेआम से उपजा आतंक थोड़ा धुंधला पड़ गया था। कुछ एक पशुओं को याद था कि छठे धर्मादेश में ये आदेश था कि कोई भी किसी दूसरे पशु को नहीं मारेगा, और हालांकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कहीं सुअरों या कुत्तों के सामने इस बात का जिक्र कर सके। क्लोवर ने बेंजामिन से कहा कि वो उसे छठा वाला धर्मादेश पढ़कर सुनाए, और जब बेंजामिन ने हमेशा की तरह ऐसे मामलों में टांग अड़ाने से इनकार कर दिया तो उसने म्यूरियल को पकड़ा। म्यूरियल ने उसे वो धर्मादेश पढ़कर सुनाया। ये इस प्रकार था, कोई भी पशु किसी दूसरे पशु को बिना वजह नहीं मारेगा। पता नहीं ये कैसे हुआ, पर बीच के 2 शब्द बिना वजह पशुओं की याददाश्त से उतर गए थे, लेकिन अब उन्होंने पाया कि वाकई धर्मादेश का उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि उन विश्वासघातियों को मारने के पीछे तो बड़ा कारण था कि स्नोबॉल के साथ उनकी मिली भगत थी। पूरे साल भर तक पशुओं ने पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत की। पवन चक्की को बनाना, उसकी दीवारों को पहले की तुलना में दुगना मोटा रखना और उसे नियत समय के भीतर पूरा करना, और इसके साथ साथ बाड़े के रोजमर्रा के काम भी करना, ये सब कुछ वाकई बहुत ही मेहनत का काम था। बीच में ऐसे भी वक्त आए जब पशुओं को लगा कि वे ज्यादा घंटों तक काम करते हैं और जोन्स के दिनों की तुलना में अच्छी खुराक भी उन्हें नहीं मिलती है। रविवार की सुबह स्क्वीलर अपने पैर में कागज की एक लंबी लिस्ट पकड़े आता और उसमें से उनको वे आंकड़े पढ़कर सुनाता जिनसे ये सिद्ध होता था कि हर तरह के खाद्यान्न के उत्पादन में 200, 300 या 500% की वृद्धि हुई है। पशुओं के पास उसकी बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था, खासकर इस वजह से भी कि उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि बगावत से पहले कितने अनाज का उत्पादन होता था। इसके बावजूद उनके सामने ऐसे भी दिन आए जब उन्हें ये लगता कि उनके लिए आंकड़े कम और खाना ज्यादा हुआ करेगा। अब सारे आदेश स्क्वीलर या किसी दूसरे सुअर के जरिए जारी किए जाते। नेपोलियन 15-15 दिन तक सबके सामने प्रकट नहीं होता। वो जब भी आता
उसके साथ न केवल कुत्तों की फौज होती, बल्कि अब उसके आगे आगे एक काला मुर्गा भी चलता। वो नेपोलियन के आने का बिगुल बजाते हुए आता था। जब भी नेपोलियन बोलता, उससे पहले ये मुर्गा कुकड़ों की बांग लगाता। फिर जानवरों को ये पता चला कि फार्म हाउस में भी नेपोलियन दूसरों से एक अलग अपार्टमेंट में रहता है। वो अकेले खाना खाता है और हर समय 2 कुत्ते उसकी सेवा में खड़े रहते हैं। वो हमेशा महंगे क्राउन डर्बी डिनर सर्विस सेट में खाना खाता है। ये डिनर सेट ड्राइंग रूम में कांच की अलमारी में रखा हुआ था। जानवरों को यह भी बताया गया कि अब से 2 वर्षगांठों के मौकों के अलावा नेपोलियन के जन्मदिन पर भी बंदूक दागी जाएगी। अब नेपोलियन को सिर्फ नेपोलियन कहकर उसका जिक्र नहीं किया जाता था। अब उसे हमारे नेताजी या कॉमरेड नेपोलियन कहकर उसका नाम लिया जाता था। सुअर उसके लिए रोज नई नई उपाधियां गढ़ते रहते, जैसे कि सब पशुओं के पिता, मानव जाति के लिए आतंक, भेड़ों के रक्षक, चूजों के सखा वगैरह वगैरह। स्क्वीलर उसकी बुद्धिमानी के गुणगान करता और सबको नेताजी के नए नए गुणों के बारे में बताता रहता। ये एक आम सी बात हो गई थी कि कोई भी सफलता मिलने पर उसका श्रेय नेपोलियन जी को ही दिया जाता था। अब अक्सर एक मुर्गी को दूसरी मुर्गी से ये कहते सुना जा सकता था, हमारे नेताजी कॉमरेड नेपोलियन के मार्गदर्शन में मैंने 6 दिन में 5 अंडे दिए हैं। या फिर 2 गायें तालाब पर पानी का सुख उठाती एक दूसरे को कहती पाई जाती थीं, इसका श्रेय हमारे नेताजी कॉमरेड नेपोलियन को जाता है कि पानी का स्वाद इतना अच्छा है। बाड़े की आम भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कवि महाराज मिनिमस जी ने एक कविता बनाई थी जो इस प्रकार थी, अनाथों के पिता खुशियों का जैसे फूटे सोता, सम्राट सुअरों के खाने की बाल्टी के, ओ पिता कैसे मेरी आत्मा खुशी पाती जब मैं आपको देखता। शीतल और प्रभावशाली आपके नयन जैसे चमके सूर्य नभ में, हे कॉमरेड नेपोलियन, आप ही तो सबको देने वाले जो आपके सारे प्राणी चाहते। दिन में 2 बार भरपेट खाना, साफ पुआल पर लेटना सोना, हर प्राणी छोटा या बड़ा सोता आराम से अपने थान में पड़ा, सबको देखते रहते आपके नयन। ओ मेरे कॉमरेड नेपोलियन, काश मेरा कोई घेंटुला होता इससे पहले कि वो बड़ा हो जाता। पिंट बोतल या बेलन की तरह लुढ़कना उसने सीख लिया होता। कैसे बने निष्ठावान और सच्चा आपके प्रति। जी हाँ, उसकी पहली घर घर यही होती, हमारे प्यारे कॉमरेड नेपोलियन। नेपोलियन को ये कविता बहुत पसंद आई और इसे बड़े बखार में 7 धर्मादेशों से परे दूसरे सिरे की दीवार पर अंकित करवा दिया गया। इसके नीचे ही नेपोलियन की एक बड़ी सी तस्वीर भी लगा दी गई। इस बीच विम्पर की एजेंसी के माध्यम से नेपोलियन फ्रेडरिक और विल्किंगटन के साथ जटिल समझौतों में उलझा हुआ था। नई नई अफवाहें भी फैलने लगी थीं कि फ्रेडरिक और उसके आदमी पशु बाड़े पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। फ्रेडरिक को पवन चक्की फूटी आंख नहीं सुहाती थी, वो उसे भी नष्ट कर देने वाला था। ऐसा लगता था कि नेपोलियन का पिंचफील्ड बाड़े की तरफ ज्यादा झुकाव है। गर्मियों के दौरान पशु ये सुनकर सचेत हो गए कि 3 मुर्गियों ने आगे बढ़कर कबूल किया है कि स्नोबॉल से प्रेरणा पाकर वे नेपोलियन को मारने के एक षड्यंत्र में शामिल हुई थीं। उन्हें तुरंत प्राणदंड दे दिया गया और नेपोलियन की सुरक्षा के लिए और ज्यादा चौकसी शुरू हो गई। रात के वक्त अब 4 कुत्ते उसके बिस्तर की निगरानी करते। पिंकी नाम के एक छोटे से सुअर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि नेपोलियन के खाने से पहले वो उसका सारा खाना चख कर देखे कि कहीं उसमें जहर तो नहीं मिलाया गया है। लगभग इन्हीं दिनों ये सुनने में आया कि नेपोलियन ने इमारती लकड़ी के चट्टे मिस्टर विल्किंगटन को बेचने की व्यवस्था कर ली है। नेपोलियन और विल्किंगटन के बीच संबंध हालांकि सिर्फ विम्पर के जरिए ही जोड़े जाते थे, फिर भी अब उनमें दोस्ताना सा हो गया था। एक मनुष्य के रूप में विल्किंगटन पर पशुओं को भरोसा नहीं था, लेकिन फ्रेडरिक की तुलना में वे उसे ज्यादा मान देते थे। फ्रेडरिक से उन्हें डर भी लगता था और उससे नफरत भी थी। गर्मियों के बीतते बीतते और पवन चक्की के पूरा होने का वक्त नजदीक आने के साथ साथ भारी घातक हमले की अफवाहें और तेज हो गईं। ये बताया जा रहा था कि फ्रेडरिक उनके खिलाफ हथियारों और बंदूकों से लैस 20 आदमी लाने की सोच रहा है। उसने मैजिस्ट्रेट और पुलिस की मुट्ठी पहले से ही गर्म कर दी है ताकि वे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। और इतना ही नहीं, पिंचफील्ड से दिल दहला देने वाली खबरें छन कर बाहर आ रही थीं कि किस तरह से फ्रेडरिक अपने पशुओं पर जुल्म करता है। उसने अपने एक बूढ़े घोड़े को कोड़े मार मार कर खत्म कर दिया है। वो अपनी गायों को भूखा मारता है। उसने अपने एक कुत्ते को भट्टी में डालकर भून डाला है।
और शाम के वक्त वो अपने मुर्गों की टांगों में रेजर ब्लेड के धारदार टुकड़े बांधकर उन्हें लड़वाता है और मजे लेता है। ये सारी बातें सुनकर पशुओं का खून गुस्से से खौलने लगता। कई बार वे चीखते चिल्लाते कि उन्हें इस बात की अनुमति दी जाए कि वे एक साथ झुंड बनाकर जाएं, पिंचफील्ड बाड़े पर हमला करें, मनुष्यों को निकाल बाहर करें और सारे बेचारे पशुओं को आज़ाद करा दें। लेकिन स्क्वीलर समझा बुझाकर उन्हें शांत कर देता। ये सब होने के साथ साथ फ्रेडरिक के खिलाफ दुर्भावना तीखी बनी रही। रविवार की एक सुबह नेपोलियन बखार में आया और उसने कहा कि उसने कभी भी किसी वक्त लकड़ी फ्रेडरिक को बेचने के बारे में नहीं सोचा था और इस तरह के धूर्तों से लेन देन करना वो अपनी तौहीन समझता है। गर्मियों के खत्म होते होते स्नोबॉल की एक और कारस्तानी सामने आई। गेहूं की फसल खरपतवार से भरी पड़ी थी। ये पाया गया कि किसी रात आकर स्नोबॉल ने गेहूं के बीजों में खरपतवार के बीज मिला दिए थे। एक हंस ने स्क्वीलर के सामने अपना अपराध स्वीकार किया कि वो इस षड्यंत्र में सहभागी था। उसने तत्काल ही धतूरे के बीज निकलकर खुदकुशी कर ली। पशुओं को अब ये भी पता चला था कि उनमें से कई अब तक मानते चले आ रहे थे कि स्नोबॉल ने पशुवीर उत्तम कोटि का सम्मान कभी भी प्राप्त नहीं किया था। ये तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी जिसे तबेले की लड़ाई में पीठ दिखाने के लिए उसकी निंदा की गई थी। एक बार फिर कुछ पशुओं ने इस बात को थोड़ा हक्का बक्का होकर सुना, लेकिन जल्दी ही स्क्वीलर उन्हें यह यकीन दिलाने में सफल हो गया कि ये उनकी ही याददाश्त का दोष है। शरद ऋतु में कड़ी मेहनत और कड़े प्रयासों से 2 काम पूरे कर लिए गए। एक तो फसल समय पर काट ली गई और करीब करीब उसी समय पवन चक्की भी पूरी कर ली गई। मशीन अभी लगाई जानी बाकी थी जिसकी खरीद के लिए विम्पर मोलभाव कर रहा था, लेकिन ढांचा पूरा कर लिया गया था। इतनी मुश्किलों के होते हुए नौसिखिएपन के बावजूद बाबा आदम के ज़माने के औजारों के साथ जानवरों की फूटे किस्मत के चलते और स्नोबॉल की कपटता के बावजूद भी काम को ठीक नियत दिन पर पूरा कर लिया गया था। थकान से चूर लेकिन गर्व से भरे पशु उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसे निहार रहे थे। पहले वाली पवन चक्की की तुलना में ये बहुत ही सुंदर लग रही थी और इसकी दीवारें भी पहले से दुगनी मोटी थीं। इस बार बम से कम किसी चीज से इसे गिराया नहीं जा सकता था। और जब जानवरों ने सोचा कि इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है और जब ये पवन चक्की चलने लगेगी तो उनकी जिंदगी में कितना बड़ा अंतर आ जाएगा, तो उनकी सारी थकान मिट गई। वे उछलने, फुदकने और नाचने गाने लगे। तभी कुत्तों और मुर्गों की अगवानी में नेपोलियन वहां आया। उसने सारे पशुओं को इस उपलब्धि पर बधाई दी और घोषणा की कि इस चक्की का नाम होगा नेपोलियन चक्की। 2 दिन बाद पशुओं को बखार में एक विशेष मीटिंग के लिए बुलाया गया और जब नेपोलियन ने उन्हें यह बताया कि उसने इमारती लकड़ी के चट्टे फ्रेडरिक को बेच दिए हैं, तो सब हैरानी से मुंह बाए उसे देखते रह गए। नेपोलियन ने बताया कि कल फ्रेडरिक की गाड़ियां आएंगी और लकड़ी ढोना शुरू कर देंगी। विल्किंगटन के साथ अपनी आभासी दोस्ती की पूरी अवधि के दौरान दरअसल नेपोलियन ने फ्रेडरिक के साथ एक गुप्त समझौता किया हुआ था। फॉक्सवुड के साथ सभी संबंध तोड़ दिए गए। विल्किंगटन के पास अपमानजनक संदेश भेजे गए और उसी समय नेपोलियन ने पशुओं को आश्वस्त किया कि पशु बाड़े पर होने वाले हमले के किस्से एकदम मनगढ़ंत थे। फ्रेडरिक के अपने पशुओं पर अत्याचार की कहानियां भी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थीं और इस बात का पूरा यकीन है कि ये सारी अफवाहें स्नोबॉल और उसके एजेंटों ने उड़ाई थीं। अब सबको ये प्रतीत हुआ कि आखिर स्नोबॉल पिंचफील्ड फार्म में ही तो छुपा हुआ था। असल में वो तो अपनी पूरी जिंदगी में उस तरफ गया ही नहीं। वो तो फॉक्सवुड में पूरे ठाठ बाट के साथ आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। और सच तो ये है कि पिछले कई सालों में विल्किंगटन से पेंशन खा रहा था। सारे सुअर नेपोलियन की चतुराई पर भाव विभोर थे। विल्किंगटन के साथ दोस्ती का दिखावा करके उसने फ्रेडरिक को लकड़ी की कीमत 12 पाउंड बढ़ाने पर मजबूर कर दिया था। व्हीलर का कहना था कि नेपोलियन की चतुराई की बात तो इसी से पता चलती है कि असल में वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते, यहाँ तक कि फ्रेडरिक पर भी नहीं। फ्रेडरिक तो लकड़ी के दाम चेक जैसी किसी चीज से चुकाना चाहता था। ये चेक शायद कागज का एक टुकड़ा होता है जिस पर अदा करने का वचन लिखा होता है, लेकिन हमारे नेपोलियन तो उसके गुरु हैं। उन्होंने मांग रखी कि भुगतान असली 5 पाउंड के नोटों में किया जाए और ये नोट लकड़ी उठाने से पहले ही सौंपे जाएं। तो फ्रेडरिक पहले ही भुगतान कर चुका है और उसने जो रकम दी है वो पवन चक्की के लिए मशीनरी खरीदने के लिए एकदम काफ़ी है। इस बीच लकड़ी की ढुलाई तेजी से चल रही थी।
जब सारा माल जा चुका तो फ्रेडरिक के बैंक नोटों को दिखाने के लिए बखार में एक विशेष मीटिंग बुलाई गई। बड़े ही आनंद से मुस्कुराते हुए, अपने दोनों मेडल लगाए हुए, नेपोलियन चबूतरे पर पुआल की मसनद पर पसरा हुआ था। उसके बगल में फार्म हाउस की रसोई से लाई गई चांदी की एक प्लेट में नए कड़कते नोट एक गड्डी में सजाकर रखे गए थे। पशु धीमे धीमे उसके आगे से गुजरे और सबने भरपूर आंखों से उन नोटों को निहारा। बॉक्सर ने बैंक नोटों को सूंघने की नीयत से अपनी नाक आगे की। उसकी सांस से चिकने सफ़ेद नोट हिले और सरसरा उठे। 3 दिन बाद एक हंगामा मच गया। विम्पर बीमारों की तरह पीला थोबड़ा लटकाए अपनी साइकिल पर हड़बड़ाता हुआ आया। उसने साइकिल को अहाते में लुढ़काया और सीधे फार्म हाउस की तरफ लपका। अगले ही पल नेपोलियन के अपार्टमेंट से गुस्से से भरी चीत्कार सुनाई दी। जो कुछ हुआ उसकी खबर जंगल की आग की तरह बाड़े में फैल गई। वो जितने भी बैंक नोट थे वो सारे नकली थे। फ्रेडरिक ने सारी लकड़ी मुफ्त में हथिया ली थी। नेपोलियन ने तत्काल ही सारे पशुओं को इकट्ठा होने के लिए कहा और भयंकर आवाज में फ्रेडरिक को मौत की सजा सुनाई। उसने कहा कि फ्रेडरिक जैसे ही मिले उसे जिंदा ही खौलते पानी में डाल दिया जाए। उसने ये चेतावनी भी दी कि अब फ्रेडरिक कोई और भी करतूत कर सकता है। वो और उसके साथी कभी भी हमला कर सकते हैं। तो बाड़े में घुसने के सभी रास्तों पर संतरी बिठा दिए गए। 4 कबूतरों को फॉक्सवुड में मेल मिलाप कर लेने के संदेश के साथ भेजा गया। ये उम्मीद थी कि इससे विल्किंगटन के साथ फिर से अच्छे संबंध बन सकेंगे। और अगली ही सुबह हमला हो गया। पशु अभी नाश्ता कर रहे थे जब पहरेदार इस खबर के साथ भागते हुए आए कि फ्रेडरिक और उसके आदमी 5 सलाखों वाला गेट पहले ही पार कर चुके हैं। पशु पूरी मुस्तैदी से उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार तबेले की लड़ाई की तरह उन्हें आसानी से विजय नहीं मिल पाई। वे कुल 15 आदमी थे और उनमें से 6 के पास बंदूकें थीं। जैसे ही वे 50 गज की जद में आए उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पशु इन गोलियों को झेल नहीं पाए और जल्दी ही उनके पैर उखड़ गए। कई तो जख्मी भी हो गए। उन्होंने भागकर बाड़े की इमारतों में शरण ली और बड़ी ही सावधानी से दरारों और झरियों से झांकने लगे। इस समय पूरा चरागाह और पवन चक्की सब कुछ दुश्मनों के हाथ में थे। कुछ पलों के लिए तो लगा कि नेपोलियन भी हताश हो गया है। वो एक भी शब्द बोले बिना अपनी पूंछ कड़ी किए हुए आगे पीछे होता रहा। सब फॉक्सवुड की दिशा में निहार रहे थे कि अगर विल्किंगटन और उसके आदमी मदद को आ जाएं तो शायद अब भी बाजी पलट सकती है। लेकिन इसी वक्त एक दिन पहले भेजे गए 4 कबूतर लौट आए। उनमें से एक के पास विल्किंगटन द्वारा भेजा गया एक कागज का टुकड़ा था जिस पर पेंसिल से लिखा था, बहुत मजा आया, भुगतो अब। इस बीच फ्रेडरिक और उसके आदमी पवन चक्की के पास रुक गए। पशु उन्हें देखने लगे। उनमें से 2 आदमियों ने सब्बल और बड़ा हथौड़ा निकाल लिए। वे पवन चक्की को तोड़ने जा रहे थे। नेपोलियन चिल्लाया, ये असंभव है। हमने दीवारें इतनी मजबूत बनाई हैं कि वे सब्बल हथौड़े से नहीं गिरा सकते। वे इसे 7 दिन में भी नहीं तोड़ सकते। बहादुरी दिखाओ कॉमरेड्स। लेकिन बेंजामिन इंसानों की हरकतों को ध्यान से देख रहा था। सब्बल और हथौड़े वाले दोनों आदमी पवन चक्की की नींव के पास एक छेद बना रहे थे। आनंद से धीरे धीरे झूमते हुए बेंजामिन ने अपना लंबोतरा मुंह हिलाया। मुझे भी ऐसा लगा। क्या आपको नजर नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं? एक ही पल में वे उस छेद में विस्फोट मसाले भरने वाले हैं। डरे हुए पशु सांस रोके घड़ियां गिनने लगे। अब इमारतों की शरण से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाना उनके बस के बाहर था। कुछ ही मिनटों में आदमी चारों दिशाओं की तरफ दौड़ते दिखाई पड़े और अचानक कान फोड़ू आवाज में धमाका हुआ। कबूतर हवा में फड़फड़ाने लगे और नेपोलियन के अलावा सारे पशु उछलकर पेट के बल जमीन पर लेट गए। जब वे दोबारा उठ खड़े हुए तो पवन चक्की की जगह पर काला धुआं मंडरा रहा था। धीरे धीरे जब वो धुआं छटा तो पवन चक्की का कहीं भी नामो निशान नहीं था। ये दृश्य देखते ही सारे पशुओं का खोया हुआ जोश जैसे लौट आया। पल भर पहले जो डर और निराशा उनको घेरे हुए थे उसकी जगह आक्रोश ने ले ली। बदले की एक तीखी चीख उभरी और आगे के आदेशों का इंतजार किए बिना सब एकजुट होकर आगे बढ़े और उन्होंने दुश्मन पर हमला बोल दिया। इस बार उन्होंने उन क्रूर गोलियों की भी परवाह नहीं की जो उन पर ओलों की तरह बरस रही थीं। ये एक भयंकर लड़ाई थी। आदमियों ने बार बार गोलियां चलाईं और जब पशु उनके एकदम निकट आ गए तो उन्होंने अपनी लाठियों और अपने जूतों से वार करने शुरू कर दिए। 1 गाय, 3 भेड़ें और 2 हंस हताहत हो गए
और घायल तो करीब करीब सभी पशु हो गए। यहाँ तक कि नेपोलियन की पूंछ का सिरा भी एक गोली लगने से कट गया, जबकि वो लड़ाई का संचालन पीछे से कर रहा था। लेकिन इंसान भी बिना चोट खाए नहीं जा पाए। बॉक्सर के खुरों की मार से उनमें से 3 के तो सिर ही फूट गए। एक गाय के सींगों की वजह से एक दूसरे आदमी की अंतड़ियां बाहर आ गईं। एक अन्य आदमी की जेसी और ब्लूबेल ने पैंट ही फाड़ दी। और तभी नेपोलियन के निजी अंगरक्षक 9 कुत्तों ने अचानक इंसानों पर पीछे से हमला कर दिया और उन पर क्रूरता से भौंकने लगे। अब उनमें भगदड़ मच गई। नेपोलियन ने इन कुत्तों को बाड़ के पीछे घात लगाकर छुपे बैठे रहने के लिए हिदायत दे रखी थी। अब इंसानों ने देखा कि वे चारों तरफ से खतरे में फंस गए हैं, तो फ्रेडरिक को लगा कि अब भागने में ही खैरियत है। उसने चिल्लाकर अपने आदमियों को वहां से निकल जाने को कहा। वे सब उल्टे पैर भागने लगे और पशुओं ने खेतों के आखिरी सिरे तक उनका पीछा किया। कांटेदार बाड़ के बाहर खदेड़ते खदेड़ते भी उन्होंने उन्हें 2-4 लातें जमा ही दी। पशु जीत तो गए, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। उनके घावों से खून बह रहा था। धीमे धीमे लंगड़ाते हुए वे अपने बाड़े की तरफ लौटे। घास पर पड़ी इधर उधर अपने साथियों की लाशें देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे उस जगह पर गहरे शोक में मौन धारण करके थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए जहां कभी पवन चक्की हुआ करती थी। उनकी मेहनत की ये निशानी अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी, और इस बार तो उसे दोबारा बनाने के लिए वे नीचे गिरे हुए पत्थरों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस बार तो पत्थर ही गायब हो गए थे। धमाके ने उन्हें सैकड़ों गज की दूरी तक उछाल दिया था। ऐसा लगता था जैसे वहां कभी पवन चक्की थी ही नहीं। जैसे ही वे बाड़े के निकट पहुंचे, स्क्वीलर फुदकता हुआ अपनी पूंछ हिलाते हुए संतुष्ट भाव से उनके पास आया। इस पूरी लड़ाई के दौरान वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब था। और तभी पशुओं ने फार्म की इमारत की तरफ से बंदूक चलने की समारोह वाली आवाज सुनी। बॉक्सर ने पूछा, ये बंदूक किस लिए चलाई जा रही है? स्क्वीलर ने कहा, हमारी जीत का जश्न मनाने के लिए। बॉक्सर बोला, कैसी जीत? उसके घुटनों से खून बह रहा था। उसकी एक नाल निकल गई थी और एक खुर चिर गया था। उसकी पिछली टांग में करीब दर्जन भर गोलियां घुसी हुई थीं। वो फिर से बोला, अरे कैसी जीत कॉमरेड! उन्होंने हमारी पवन चक्की मटिया मेट कर दी है। हमने इसके लिए 2 साल मेहनत की थी। अरे तो क्या हुआ, हम दूसरी पवन चक्की बना लेंगे। अगर हम चाहें तो 6 पवन चक्कियां बना सकते हैं। लेकिन कॉमरेड, तुम इस बात की तारीफ नहीं कर रहे हो जो काम हमने करके दिखाया है। इस समय हम जिस जमीन पर खड़े हैं, यही जमीन दुश्मन के कब्जे में थी, और अब कॉमरेड नेपोलियन के नेतृत्व के कारण हमने इसका चप्पा चप्पा वापस जीत लिया है। बॉक्सर ने थोड़े कंफ्यूजन के साथ कहा, तो हमने वो जीता जो हमारे पास पहले से ही था। हाँ, और यही तो हमारी जीत है। कोई जानवर कुछ नहीं बोला। वे सब लंगड़ाते हुए आहते में आए। बॉक्सर की टांग में चमड़ी के नीचे गोलियां टीसे मार रही थीं, लेकिन उसके दिल में उत्साह की कमी नहीं थी। वो फिर से काम शुरू करने के लिए मन ही मन खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस हो रहा था कि वो अब 11 वर्ष का हो चुका है और उसकी मांसपेशियां अब उतनी मजबूत नहीं रही हैं। फिर पशुओं ने हरा झंडा फहराए जाते हुए देखा और दोबारा बंदूक की आवाज़ सुनी, और उसके बाद सुना नेपोलियन का भाषण। इसे सुनकर उन्हें भी लगा कि आखिर उन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की है। लड़ाई में मारे गए पशुओं का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बॉक्सर और क्लोवर ने शव वाहिनी के रूप में इस्तेमाल की गई गाड़ी खींची और नेपोलियन खुद जलूस के आगे आगे चलता रहा। पूरे 2 दिन तक जश्न मनाया जाता रहा। गाना बजाना हुआ, भाषण दिए गए, बंदूक से और भी गोलियां दागी गईं। हर एक पशु को 1-1 सेब का विशेष उपहार दिया गया। हर एक चिड़िया को 2 औंस अनाज मिला और हर एक कुत्ते को 3-3 बिस्किट दिए गए। ये घोषणा की गई कि ये लड़ाई पवन चक्की की लड़ाई कहलाएगी, और नेपोलियन ने एक नए मेडल की शुरुआत की जिसका नाम था हरित ध्वज मेडल। इसे नेपोलियन ने खुद को प्रदान किया। खुशियों के इस हल्ले गुल्ले में बैंक नोटों का दुर्भाग्यपूर्ण मसला बिल्कुल भुला दिया गया। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि सुअरों को फार्म हाउस के तहखाने में विस्की की एक पेटी मिली। बाड़े पर पहली बार कब्जा करते समय इस पर किसी की भी नजर नहीं गई थी। उस रात फार्म हाउस से जोर जोर से गाने बजाने की आवाजें आती रहीं, और इस बात पर सबको आश्चर्य हुआ कि इनमें इंग्लैंड के पशु गीत की धुनें मिली हुई थीं। करीब 9:30 बजे के करीब
मिस्टर जोन्स का पुराना बड़ा सा झुका हुआ हैट पहने नेपोलियन पिछवाड़े के दरवाजे से प्रकट होता साफ साफ देखा गया। वो लपकता हुआ अहाते में जाकर गायब हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो वापस भीतर घुस गया। लेकिन सुबह के वक्त फार्म हाउस पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी सुअर इधर उधर नजर नहीं आ रहा था। 9 बजे के करीब स्क्वीलर प्रकट हुआ। वो धीमे धीमे चल रहा था और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें सुस्त थीं और पूंछ एकदम लटकी हुई थी। देखने में वो गंभीर रूप से बीमार लग रहा था। उसने सारे पशुओं को इकट्ठा होने के लिए कहा और फिर उन्हें बताया कि वो एक बहुत ही दुखदाई खबर सुनाने जा रहा है कि कॉमरेड नेपोलियन मरने वाले हैं। अफसोस की कई चीखें उभरीं। फार्म हाउस के दरवाजों के बाहर पुआल बिछा दिया गया और उस पर पशु पंजों के बल चले। अपनी आंखों में आंसू भरे वे एक दूसरे से पूछते रहे कि यदि उनसे उनके नेताजी छिन जाएंगे तो वे क्या करेंगे। ये अफवाह भी चारों तरफ फैल गई कि आखिरकार स्क्वीलर नेपोलियन के खाने में जहर मिलाने में सफल हो ही गया। 11 बजे के करीब स्क्वीलर ने आकर एक और घोषणा की। इस धरती पर अपने अंतिम काम के रूप में नेपोलियन ने एक आज्ञा जारी की है कि अल्कोहल का सेवन करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। अलबत्ता शाम तक नेपोलियन की हालत थोड़ी थोड़ी सुधर गई और अगली सुबह स्क्वीलर ने बताया कि नेपोलियन तेजी से ठीक हो रहे हैं। उसी दिन की शाम तक नेपोलियन काम पर आ चुके थे और अगले दिन ये पता चला कि उन्होंने विम्पर से कहा है कि वो विलिंगडन से शराब बनाने आदि पर कुछ किताबें खरीद कर लाए। हफ्ते भर के बाद नेपोलियन ने ऑर्डर दिया कि फलों के बगीचे के परे वाले बाड़े में जुताई की जाएगी। पहले ये इरादा था कि परिश्रम करने की उम्र पूरी कर चुके पशुओं को इससे अलग रखा जाएगा। फिर ये बताया गया कि चरागाह में घास खत्म होने को है और इसमें फिर से बीज डालने की ज़रूरत है। लेकिन जल्दी ही ये पता चला कि नेपोलियन इसमें जौ बोना चाहता है। और करीब इन्हीं दिनों में एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसे शायद ही कोई समझ पाया हो। एक रात 12 बजे के आसपास अहाते में एक जोरदार धमाका हुआ और सारे पशु भागकर देखने के लिए आए। ये चांदनी रात थी। बड़े बखार की आखिरी दीवार, जहां 7 धर्मादेश लिखे हुए थे, उसके नीचे 2 टुकड़ों में टूटी हुई एक सीढ़ी पड़ी थी। स्क्वीलर कुछ एक पलों के लिए भौचक्का उसी के पास औंधा पड़ा रहा। उसके पास में एक लालटेन, पेंट, कूंची और सफ़ेद रंग का उल्टा पड़ा डिब्बा बिखरे पड़े थे। कुत्तों ने तुरंत ही उसके चारों तरफ घेरा बनाया और जैसे ही वो चलने लायक हुआ, उसकी अगवानी करते हुए फार्म हाउस में ले गए। बूढ़े बेंजामिन के अलावा कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था। उसने अपनी मुंडी ऐसे हिलाई जैसे सब जानता हो, समझता हो, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। कुछ दिन बाद म्यूरियल जब उन 7 धर्मादेशों को पढ़ रही थी तो उसने पाया कि वहाँ एक और धर्मादेश ऐसा था जिसे पशुओं ने गलत याद रखा था। उन सबका ये ख्याल था कि 5वां धर्मादेश ये कहता है कि कोई भी पशु शराब नहीं पिएगा। लेकिन इसमें एक शब्द और था जिसे वे शायद भूल गए थे। असल में धर्मादेश इस तरह से था, कोई भी पशु अधिक शराब नहीं पिएगा। अध्याय 9। बॉक्सर का चिरा हुआ खुर ठीक होने में काफी समय लग गया। विजय पर्व के समारोह समाप्त होने के अगले दिन से ही उन्होंने पवन चक्की को फिर से बनाना शुरू कर दिया था। बॉक्सर ने एक दिन की भी छुट्टी लेने से इनकार कर दिया और इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया कि कभी भी कोई भी उसे तकलीफ में ना देखे। शाम के वक्त उसने अकेले में क्लोवर को बताया कि उसका खुर उसे काफ़ी तकलीफ दे रहा है। क्लोवर जड़ी बूटियां चबा चबा कर उनकी पुल्टिस बनाती और उनसे बॉक्सर के खुर का इलाज करती। वो और बेंजामिन दोनों मिलकर बॉक्सर से कम मेहनत करने का आग्रह भी करते, लेकिन बॉक्सर उसे बिल्कुल अनसुना कर देता। उसने कहा कि उसकी बस यही एक महत्वाकांक्षा है कि जब वो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचे, पवन चक्की को अपनी आंखों से चलता देख ले। शुरू में जब पशु बाड़े के लिए पहली बार कानून बनाए गए थे तो घोड़ों और सुअरों के लिए रिटायरमेंट की उम्र थी 12 वर्ष, गायों के लिए 14 वर्ष, कुत्तों के लिए 9 वर्ष, भेड़ों के लिए 7 वर्ष और मुर्गियों और हंसों के लिए 5 वर्ष तय की गई थी। बुढ़ापे के लिए उदार पेंशन पर भी सहमति हुई थी और इस समय हालत ये थी कि अभी तक कोई भी पशु रिटायर होकर पेंशन नहीं पा रहा था। कुछ अरसे से इस मामले पर काफ़ी चर्चाएं हो रही थीं। फलों के बगीचे के परे वाले छोटे खेत को, जो जौ की खेती के लिए अलग कर दिया गया था, उसके कारण ये अफवाहें फैलने लगी थीं कि बड़े चरागाह के एक कोने के चारों तरफ बाड़ लगाकर उसे रिटायर्ड पशुओं के चरने की जगह बनाया जाने वाला था। बताया गया था कि घोड़े के लिए 5 पाउंड अनाज
और सर्दियों में 15 पाउंड सूखी घास और पब्लिक हॉलिडेज पर एक गाजर या शायद एक सेब पेंशन के रूप में दिए जाने वाले थे। बॉक्सर का 12वां जन्मदिन अगले साल गर्मियों के बाद पड़ता था। इस बीच जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी रही। सर्दियों का मौसम पिछले साल की ही तरह ठिठुराने वाला था और खाने की पहले से भी ज्यादा कमी हो चुकी थी। एक बार फिर से सुअरों और कुत्तों के अलावा सबके राशन में कटौती की गई। स्क्वीलर ने बताया कि राशनों में नाप तौल कर समानता लाना पशुवाद के सिद्धांतों के एकदम खिलाफ होगा। उसे दूसरे पशुओं के सामने यह सिद्ध करने में जरा भी परेशानी नहीं हुई कि लगने को चाहे कुछ भी लगे, असल में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी राशन में फेरबदल करना जरूरी समझा गया। स्क्वीलर कभी भी कटौती शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था। वो हमेशा राशन में फेरबदल करना ही कहता था। अपनी तीखी तेज आवाज में विस्तार से आंकड़े बताकर उसने जानवरों के सामने ये सिद्ध किया कि उन्हें जोन्स के दिनों की तुलना में ज्यादा जई, ज्यादा सूखी घास और ज्यादा शलजम मिल रहे हैं। वे अब कम घंटे काम करते हैं और अब उन्हें ज्यादा अच्छी क्वालिटी का पीने का पानी मिल रहा है। उनका जीवन काल भी बढ़ गया है। उनके बाल बच्चे ज्यादा अनुपात में शिशु अवस्था पार करके जीते हैं। अब उनके थानों में पुआल भी ज्यादा है और उन्हें पिस्सू भी कम सताते हैं। पशु उसके हर एक शब्द पर विश्वास कर लेते। सच तो ये था कि अब जोन्स और उसके ज़माने की हर एक बात उनकी याददाश्त से करीब करीब उतर चुकी थी। वे जानते थे कि आजकल उनकी जो जिंदगी है वो बहुत ही दुश्वार है और वे अक्सर भूखे रहते हैं, बिना ओढ़ने बिछौने के रहते हैं और जब देखो तब वे काम में ही जुटे रहते हैं। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं था कि बीते हुए दिन बहुत खराब थे। अब उन्हें ये विश्वास करके अच्छा लगता था। इसके अलावा उन दिनों वे गुलाम थे और अब वे आज़ाद हैं और इसी बात से तो सारा फर्क पड़ता है। स्क्वीलर उनको ये बात जताना कभी भी नहीं भूलता था। अब खाने वाले बहुत अधिक बढ़ गए थे। शरद ऋतु में 4 सुअरनियों ने एक साथ बच्चे जने। कुल मिलाकर 31 सुअरों को जन्म दिया। ये नन्हे सुअर चितकबरे थे और चूंकि बाड़े में सिर्फ नेपोलियन ही एक ऐसा सुअर था जिसे बधिया नहीं किया गया था, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि ये बच्चे किसकी औलादें हैं। ये घोषणा की गई कि बाद में जब ईंटें और लकड़ी खरीद ली जाएगी, फार्म हाउस के बगीचे में एक स्कूल बनाया जाएगा। फिलहाल इन नन्हे सुअरों को नेपोलियन खुद ही फार्म हाउस की रसोई में पढ़ा लिखा रहा था। वे बगीचे में प्रैक्टिस करते थे। उनसे कहा गया था कि वे दूसरे नन्हे पशुओं के साथ खेला ना करें। लगभग इन्हीं दिनों ये कानून भी बना दिया गया कि जब सुअर और अन्य पशु रास्ते में मिलें तो दूसरा पशु एक तरफ खड़ा हो जाएगा। हर सुअर को हर संडे को अपनी पूंछ पर हरे रिबन लगाने की सुविधा होगी। बाड़े के लिए ये साल खूब सफल रहा, लेकिन पैसों की तंगी फिर भी बनी रही। स्कूल की इमारत के लिए ईंटें, रेती, चूना खरीदे जाने वाले थे। पवन चक्की के लिए मशीनरी खरीदने के लिए भी बचत करनी थी और फिर लैंप जलाने के लिए तेल था, घर के लिए मोमबत्तियां थीं, नेपोलियन की खुद की मेज़ के लिए चीनी थी और उसने दूसरे सुअरों को चीनी लेने से मना कर रखा था क्योंकि इससे वे मोटे हो जाएंगे। और फिर 2500 चीज़ें ऐसी थीं जिनको बदलना था, जैसे औजार, कीलें, डोरियां, कोयला, तार, लोहा लंगड़ और कुत्तों के लिए बिस्किट। सूखी घास का एक गट्ठर और आलू की फसल का कुछ हिस्सा बेच दिए गए। अंडों का ठेका 400 अंडे से बढ़ाकर 600 अंडे प्रति सप्ताह कर दिया गया। इससे मुर्गियों को सेने के लिए इतने कम अंडे मिले कि वो मुश्किल से अपनी संख्या बराबर रख पाने लायक चूजे दे पाईं। दिसंबर में घटाए गए राशन को फरवरी में फिर से घटा दिया गया। तेल बचाने के लिए थानों पर लालटेनें जलाने की मनाही कर दी गई। सुअर पहले की तरह सारी सुविधाएं भोगते रहे और पड़े पड़े मुटियाते रहे। फरवरी के आखिरी दिनों की एक दोपहर को एक गर्म सी, गाढ़ी, घनी, भूख जगा देने वाली खुशबू रसोई घर के परे वाले कलाल खाने से बिखरनी शुरू हो गई। पशुओं ने आज तक ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। किसी ने कहा कि ये जौ पकने की महक है। पशुओं ने भूख से बेचैन होते हुए हवा को सूंघा और हैरान हुए कि क्या उनके रात के खाने के लिए आज गर्मा गर्म सानी तैयार की जा रही है। लेकिन कोई गर्म सानी नजर नहीं आई। अगले रविवार को ये घोषणा कर दी गई कि अब से सारी जौ सिर्फ सुअरों के लिए रिजर्व रहेगी। ये खबर भी फैली कि आजकल हर एक सुअर को रोजाना 1 पिंट बियर का राशन मिल रहा है। नेपोलियन खुद आधा गैलन बियर लेता है और उसे ये हमेशा क्राउन डर्बी सूप की प्लेट में सर्व की जाती है। लेकिन यदि वहां सहने के लिए जीवन की तकलीफें थीं
तो जानवरों को काफ़ी हद तक ये तसल्ली भी थी कि आजकल वाली इस जिंदगी में ज़्यादा मान मर्यादा है। अब ज़्यादा गाने बजाने होते थे, ज़्यादा भाषण होते थे और ज़्यादा जुलूस भी निकाले जाते थे। नेपोलियन ने यह आदेश दिया था कि हफ्ते में एक बार स्वैच्छिक प्रदर्शन जैसी कोई चीज़ मनाई जाएगी। सो एक निर्धारित समय पर सारे पशु अपना अपना काम छोड़ देते और मिलिट्री की टुकड़ियों की तरह बाड़े की चार दीवारी में चारों तरफ मार्च करते थे। सुअर उनका नेतृत्व करते थे। उनके पीछे घोड़े, गायें, भेड़ें और बाकी प्राणी रहते थे। बॉक्सर और क्लोवर हमेशा एक बड़ा हरा झंडा लेकर चलते थे। इस पर लिखा होता था, कॉमरेड नेपोलियन अमर रहें। फिर नेपोलियन के सम्मान में रची गई कविताओं का पाठ किया जाता और फिर स्क्वीलर का भाषण होता, जिसमें वो ये बताता कि हाल ही में खाने के अनाज के उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो सारे पशु परेशान थे, लेकिन इन समारोहों में उन्हें कुछ आनंद आता था। बार बार ये याद दिलाया जाना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था कि चाहे जो भी हो जाए, वे सचमुच अपने मालिक हैं और जो भी वे करते हैं अपनी ही भलाई के लिए करते हैं। और इसीलिए वो इस आनंद में ये भूल जाते थे कि उनके पेट अक्सर खाली रहते हैं। अप्रैल में पशु बाड़े को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही राष्ट्रपति का चुनाव ज़रूरी हो गया। इस पद के लिए बस एक ही उम्मीदवार था, नेपोलियन। बिना किसी विरोध के उसे ही चुन लिया गया। और उसी दिन ये सुनने में आया कि कुछ और ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये पता चला है कि स्नोबॉल गुपचुप सांठगांठ नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो खुलेआम जोन्स की तरफ से लड़ रहा था। गर्मियों के दौरान मोजेस काला कौआ अचानक बाड़े में वापस आ गया। वो कई सालों के बाद वापस लौटा था। अब भी वो बिल्कुल पहले की तरह था, कोई काम धाम ना करना और मिस्री पर्वत का अपना पुराना राग अलापते रहना। वो एक ठूंठ पर जा बैठता, पंख फड़फड़ाता और जो भी उसे सुनने के लिए तैयार हो जाए उसके सामने घंटों बकबक करता रहता। मोजेस के प्रति सुअरों के रवैये को समझने में जानवरों को थोड़ी उलझन हो रही थी। उन सब ने उपेक्षा से ये घोषणा कर दी कि मिस्री पर्वत के बारे में मोजेस के किस्से खाली उसके फालतू दिमाग की उपज हैं। इसके बावजूद बिना कोई कामकाज किए रोज़ाना चुल्लू भर बियर के भत्ते पर उसे बाड़े में रहने दिया गया। अपने खुर की चोट में आराम आ जाने के बाद बॉक्सर अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। हालांकि साफ दिखाई देता था कि उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा है। जानवरों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। पेंशन पर जाने से पहले वो पत्थरों का अच्छा खासा भंडार जमा कर देना चाहता था। गर्मियों की एक शाम ढलने के बाद अचानक बाड़े में अफवाह फैली कि बॉक्सर को कुछ हो गया है। जब सबने पता लगाया तो पता चला कि वो पसलियों के बल गिर पड़ा है और अब खड़ा नहीं हो सकता। बाड़े के आधे पशु उस टेकरी की तरफ लपके जहां पवन चक्की खड़ी थी। वहीं बॉक्सर पड़ा हुआ था, गाड़ी के बमों के बीच, गर्दन बाहर को निकली हुई। वो अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। उसकी आंखें पथरा गई थीं और सारा बदन पसीने से तरबतर था। उसके मुंह से खून की एक पतली लकीर बहकर बाहर आ रही थी। क्लोवर जोर से चिल्लाई, बॉक्सर कैसे हो? बॉक्सर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मेरे फेफड़े, लेकिन कोई परवाह नहीं। मुझे लगता है तुम लोग मेरे बगैर भी पवन चक्की पूरी कर ही लोगे। अब तक काफ़ी पत्थर जमा हो गए हैं। वैसे भी मुझे अगले ही महीने चले जाना था और बेंजामिन भी बूढ़ा हो चला है। अगले साल वो भी रिटायर हो जाएगा, तब हम दोनों का साथ रहेगा। क्लोवर बोली, हमें बॉक्सर की मदद करनी है। जल्दी से स्क्वीलर को जाकर बताओ कोई। कुछ पशु स्क्वीलर को खबर देने के लिए फार्म हाउस की तरफ दौड़े। 15 मिनट बाद स्क्वीलर आया, जो सहानुभूति और चिंता से भरा हुआ दिख रहा था। उसने बताया कि नेपोलियन को अपने सबसे अधिक निष्ठावान मजदूर के साथ हुई इस दुखद दुर्घटना का पता चला है और वे बहुत ही दुखी हो गए हैं। वे बॉक्सर को इलाज के लिए विलिंगडन के हॉस्पिटल में भेजने का इंतज़ाम कर रहे हैं। इस पर पशु थोड़े बेचैन हो गए। अब तक मॉली और स्नोबॉल के अलावा और कोई भी बाड़ा छोड़कर कभी नहीं गया था। उन्हें ये सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका बीमार साथी इंसानों के हाथों में जाए, लेकिन स्क्वीलर ने उन्हें समझा बुझा दिया कि वहाँ पर बॉक्सर का इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। करीब आधे घंटे बाद उसकी हालत थोड़ी संभली और वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। लंगड़ाता हुआ वो अपने थान की तरफ चला और अगले 2 दिन तक वहीं पड़ा रहा। सुअरों ने गुलाबी दवा की एक बड़ी शीशी भिजवा दी थी। ये उन्हें बाथरूम में दवाओं के डिब्बे में पड़ी मिल गई थी। क्लोवर बॉक्सर को खाने के बाद 2 बार ये दवा देती थी।
शाम को वो उसके पास आकर बैठती और उससे बातें करती और बेंजामिन उसके ऊपर से मक्खियाँ उड़ाता। इसके 2 दिन बाद दोपहर के वक्त एक वैन वहाँ पर आई। सारे पशु शलजम के खेत में खरपतवार निकालने के काम में लगे थे। तभी सबको बेंजामिन को फार्म हाउस की तरफ से तेजी से भागते हुए आते देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो गले के पूरे जोर से रेंक रहा था। सब ने पहली बार बेंजामिन को इतना उत्तेजित देखा था और पहली ही बार लोगों ने उसे भागते देखा था। वो चिल्लाया, जल्दी करो, जल्दी आओ, वो बॉक्सर को लेकर जा रहे हैं। सारे पशु उधर ही दौड़ पड़े। वहां अहाते में एक बंद गाड़ी खड़ी थी जिसमें घोड़े जुते हुए थे। गाड़ी के दोनों तरफ कुछ लिखा था और ड्राइवर की गद्दी पर एक धूर्त सा दिखने वाला आदमी बैठा था। बॉक्सर का थान खाली था। पशु वैन के चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हो गए और अलविदा गुड बॉय बॉक्सर कहने लगे। लेकिन बेंजामिन चिल्लाया, अरे मूर्खों, जाहिलो, तुम्हें नजर नहीं आता इस वैन के दोनों तरफ क्या लिखा है? एल्फ्रेड सिमॉन्स, एल्फ्रेड साइमंड्स, घोड़ा कसाई और हड्डी की गोंद के निर्माता वेलिंगटन, चमड़े और हड्डी चूरे के विक्रेता, कुत्तों के सप्लायर। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता इस सब का क्या मतलब है? वे बॉक्सर को बूचड़खाने लेकर जा रहे हैं। सारे पशु डरकर चिल्लाने लगे। तभी गद्दी पर बैठे आदमी ने घोड़ों को चाबुक मारा और वैन अहाते से बाहर निकलने लगी। सारे पशु ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उसके पीछे लपके। क्लोवर धक्का मुक्की करके आगे की तरफ आ गई। वो जोर से चिल्लाई, बॉक्सर, बॉक्सर। और ठीक उसी वक्त वैन की पिछली खिड़की में बॉक्सर का चेहरा नजर आया। उसने शायद बाहर का हल्ला गुल्ला सुन लिया था। क्लोवर तेज आवाज में चिल्लाई, बॉक्सर, बाहर निकलो जल्दी, वे तुम्हें तुम्हारी मौत के पास ले जा रहे हैं। सारे पशु भी यही बात चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक वैन स्पीड पकड़ चुकी थी और उनसे तेजी से दूर होती चली जा रही थी। ये भी पता नहीं था कि बॉक्सर को क्लोवर की बात समझ आई भी है या नहीं। लेकिन पल भर बाद खिड़की से बॉक्सर का चेहरा गायब हो गया और वैन में से जोर जोर से पैर पटकने की आवाज़ें आने लगीं। वो लातों से दरवाज़ा तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। एक वक्त था जब बॉक्सर की लातें उस वैन को पल भर में तहस नहस कर डालतीं, लेकिन अफसोस उसकी ताकत अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। कुछ ही देर में ये आवाज़ें खत्म हो गईं। हताश होकर पशुओं ने वैन खींच रहे दोनों घोड़ों से विनती करनी शुरू कर दी कि वे ही गाड़ी रोक दें। लेकिन वे दोनों घोड़े इतने मूर्ख थे कि समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी चाल और भी तेज कर दी। जब तक किसी को ये सूझता कि आगे दौड़कर 5 सलाखों वाला गेट बंद कर दे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन गेट के बाहर थी और फिर कुछ ही पल में वो नज़रों से ओझल हो गई। बॉक्सर को फिर कभी नहीं देखा गया। 3 दिन बाद सबको बताया गया कि वो विलिंगडन के हॉस्पिटल में चल बसा। हालांकि उसे बहुत ही बेहतरीन किस्म का इलाज उपलब्ध कराया गया था। स्क्वीलर ने सारे पशुओं को ये बात बताई और ये भी कहा कि बॉक्सर की अंतिम घड़ियों में वो उसके सिरहाने पर ही था। फिर अचानक से उसका लहजा बदल गया और उसने कहा कि उसकी जानकारी में ये बात आई है कि बॉक्सर को ले जाते वक्त पशुओं ने एक बड़ी ही बेवकूफ़ी भरी अफवाह फैलाई थी। कुछ पशुओं ने देखा कि बॉक्सर को ले जाने वाली वैन पर घोड़ा कसाई लिखा हुआ था और इसी से उन्होंने ये मान लिया कि उसे बूचड़खाने भेजा जा रहा है। लेकिन ये सब बिल्कुल असंभव है। ऐसा भला कैसे हो सकता है? उनके नेताजी कभी ऐसा काम कर सकते हैं? असल में वो वैन पहले बूचड़खाने की प्रॉपर्टी थी, फिर उसे घोड़ों के डॉक्टर ने खरीद लिया था और उसने अभी तक पहले लिखे हुए नाम को दोबारा पेंट नहीं कराया था। इसी वजह से सारा कन्फ्यूजन हुआ। ये बात सुनकर पशुओं को बहुत राहत मिली और जब स्क्वीलर बॉक्सर के मरते समय के ब्यौरे बारीकी से बताने लगा और ये बताने लगा कि उसकी कितनी अच्छी तरह से देखभाल हुई और नेपोलियन ने कीमत की ज़रा भी परवाह किए बिना उसके लिए कितनी महंगी महंगी दवाएं मंगवाईं, तो सबके आखिरी संदेह भी मिट गए। वो अपने कॉमरेड की मौत से जो दुख महसूस कर रहे थे, वो ये सोचकर थोड़ा कम हो गया कि चलो वो कम से कम खुशी खुशी मरा। अगले संडे की सुबह मीटिंग में नेपोलियन खुद आया और उसने बॉक्सर के सम्मान में एक छोटा सा भाषण दिया। उसने बताया कि उनके बिछड़े हुए साथी का शव बाड़े में दफनाने के लिए ला पाना संभव नहीं था। हालांकि उसने ये आदेश दिया कि फार्म हाउस के बगीचे से फूलों की एक बड़ी माला बनाई जाए और बॉक्सर की समाधि पर रखी जाए और कुछ ही दिनों में सारे सुअर बॉक्सर के सम्मान में एक बड़ी सी दावत रखने की सोच रहे हैं। दावत के लिए जो दिन निर्धारित किया गया, उस दिन विलिंगटन से किराने की गाड़ी आई और फार्म हाउस में लकड़ी की एक बड़ी सी पेटी दे गई। उस रात वहाँ से ज़ोर ज़ोर से गाने की आवाज़ें आती रहीं।
उसके बाद लगा जैसे मार पिटाई और झगड़ा चल रहा हो। 11:30 बजे गिलास टूटने की जोर की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन फार्म हाउस में दोपहर तक कोई हरकत नहीं थी और फिर ये खबर फैल ही गई कि सुअरों ने कहीं ना कहीं से विस्की की एक और पेटी खरीदने के लिए पैसों का जुगाड़ कर ही लिया था। अध्याय 10। ऐसे ही सालों बीत गए, मौसम आए और चले गए। कम उम्र वाले पशु अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब क्लोवर, बेंजामिन, काले कौवे मोजेस और कुछ सुअरों के अलावा किसी को पता भी नहीं था कि बगावत से पहले के दिन कैसे थे। म्यूरियल गुजर चुकी थी, ब्लूबेल, जेसी, पिंचर तीनों नहीं रहे। जोन्स भी मर चुका था। वो देश के किसी दूसरे भाग में किसी शराबी के घर में मरा था। स्नोबॉल को बिल्कुल भुलाया जा चुका था। बॉक्सर को भी भुलाया जा चुका था। वो सिर्फ उन्हीं की यादों में जिंदा था जो उसे जानते थे। क्लोवर अब बूढ़ी मोटी घोड़ी थी जिसके जोड़ों में दर्द रहता था और आंखें हमेशा नम रहती थीं। वो 2 साल पहले रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुकी थी। लेकिन हालात ये थे कि अभी तक किसी भी पशु को रिटायर नहीं किया गया था। रिटायरमेंट के बाद पशुओं के लिए चरागाह का एक कोना अलग रखने की योजना कब से खटाई में पड़ चुकी थी। नेपोलियन अब कोई 150 पाउंड का वयस्क बधिया ना किया गया सुअर था। स्क्वीलर इतना मोटा हो गया था कि आंखें खुली रख के भी मुश्किल से देख पाता था। सिर्फ बूढ़ा बेंजामिन पहले जैसा था। चेहरे के पास से उसका रंग थोड़ा सफ़ेद हो गया था। बॉक्सर की मौत के बाद वो पहले से भी ज्यादा उदास, चिड़चिड़ा और चुप हो गया था। अब बाड़े पर कई नए प्राणी आ गए थे। इन प्राणियों के लिए बगावत एक धुंधली सी परंपरा मात्र थी जो बस मुंह जबानी एक दूसरे से उन तक चली आई थी। कुछ ऐसे प्राणी थे जो खरीद कर लाए गए थे, जिन्होंने यहाँ आने से पहले ऐसी किसी घटना का जिक्र भी नहीं सुना था। बाड़े में अब क्लोवर के अलावा 3 घोड़े और थे। ये हट्टे कट्टे शानदार प्राणी थे। काम करने में दिलचस्पी रखते थे और अच्छे साथी थे, लेकिन जाहिल थे। उन्हें बगावत के और पशुवाद के सिद्धांतों के बारे में जो कुछ भी बताया जाता उसे वे स्वीकार कर लेते थे। क्लोवर की तो कोई बात नहीं टालते थे। वे उसके प्रति माँ जैसा आदर रखते थे, लेकिन इस बात में पूरा शक था कि वे उसका सिर पैर कुछ समझते भी थे या नहीं। अब बाड़ा पहले से ज्यादा संपन्न और ज्यादा अच्छे मैनेजमेंट वाला था। इसमें मिस्टर विल्किंगटन से खरीदे गए 2 खेत जोड़कर इसे और बड़ा कर लिया गया था। पवन चक्की को आखिरकार सफलतापूर्वक पूरा कर ही लिया गया था। बाड़े में अब खुद की एक थ्रेशिंग मशीन और सूखी घास काटने की एक मशीन भी थी। कई नई इमारतें अब बाड़े में जुड़ चुकी थीं। विम्पर ने अपने लिए एक तांगा खरीद लिया था। अलबत्ता ये बात और थी कि पवन चक्की को बिजली पैदा करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये अनाज दलने के काम में ली जाती थी, जिससे प्रॉफिट के रूप में काफ़ी रुपए पैसे मिल जाते। अब पशु एक और पवन चक्की बनाने में जुटे हुए थे। ये बताया गया था कि जब ये पूरी हो जाएगी तो इसमें डायनेमो लगाया जाएगा। लेकिन उन विलासिताओं का जिनका कभी स्नोबॉल ने पाठ पढ़ाया था, जिसमें सबके थानों में बिजली, गर्म और ठंडा पानी, 3 दिन का हफ्ता वाले जो सपने थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता था। नेपोलियन ने यह कहकर इन विचारों को त्याग दिया था कि ये सब पशुवाद की भावना के खिलाफ हैं। सच्ची खुशी तो काम करने और थोड़े में गुजारा करने में ही होती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि पशुओं को खुद अमीर बनाए बगैर ये बाड़ा पहले अमीर हो गया था। हाँ, इस बीच सुअर और कुत्ते ज़रूर अमीर हो गए थे। शायद इसका कारण ये भी रहा हो कि वहाँ पर ढेरों कुत्ते थे। ऐसा नहीं था कि ये प्राणी अपने फैशन के बाद और कोई काम करते ही नहीं थे। जैसा कि स्क्वीलर हमेशा सबको बताता रहता था, वहाँ पर बाड़े की देखरेख का और संगठन का बेहिसाब काम था, और इनमें से ज़्यादातर काम ऐसे थे जिनको समझ पाना दूसरे पशुओं के बस में ही नहीं था। उदाहरण के लिए स्क्वीलर उनको बताता था कि सुअरों को हर दिन फाइल, रिपोर्ट, ज्ञापन जैसी कई रहस्यमय चीज़ों के साथ घंटों तक दिमाग खपाना पड़ता है। ये सब बड़े बड़े कागज़ होते हैं जिनको ऊपर से नीचे तक लिखकर काला करना पड़ता है। जैसे ही ये कागज़ पूरे भर जाएं, उन्हें भट्टी में जला दिया जाता है। ये सब बाड़े के कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होते हैं, और इसीलिए सुअर और कुत्ते अपनी मेहनत से अपने लिए कोई खाने का अन्न नहीं उगाते थे, और ऊपर से उनकी खुराक भी अच्छी खासी रहती थी। जहाँ तक औरों का सवाल था, वे जितना जानते थे उनकी ज़िंदगी हमेशा से ऐसी ही थी। वे अक्सर भूखे रहते थे, पुआल पर सोते थे, तलैया का पानी पीते थे, खेतों में मेहनत करते थे।
सर्दियों में उन्हें ठंड सताती थी, गर्मियों में मक्खियां परेशान करती थीं, और बस उनका जीवन ऐसे ही चलता रहता था। कभी कभी कुछ बूढ़े जानवर ये याद करने की कोशिश करते कि जोन्स वाले दिन ज़्यादा अच्छे थे या कि अभी वाले, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता था। उनकी आज की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वे पुराने समय से तुलना कर पाते। स्क्वीलर की अंतहीन लिस्टों के अलावा भरोसा करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। ये सारी लिस्टें सारी चीज़ों को पहले से और भी बेहतर बनाती चलती रहती थीं। इसके बावजूद पशुओं ने अभी तक आस नहीं छोड़ी थी। उन्होंने एक पल के लिए भी पशु बाड़े का सदस्य होने के सम्मान वाली भावना को नहीं खोया था। अभी भी पूरे देश में, पूरे इंग्लैंड में उनका अकेला पशु बाड़ा था जिसके स्वामी और संचालक खुद पशु थे, और इस बात पर उनको बहुत ही गर्व था। जब वे बंदूक की आवाज़ सुनते या अपना हरा झंडा फहराते हुए देखते तो उनके सीने गर्व से फूलकर कुप्पा हो जाते। कभी कभी इंग्लैंड के पशु गीत की धुन भी चुपके से गुनगुना दी जाती थी। और चाहे कुछ भी हो, ये सच्चाई थी कि बाड़े का हर पशु इस धुन को जानता था, भले ही इसे जोर से गाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। गर्मियों के शुरू में एक दिन स्क्वीलर ने भेड़ों को अपने पीछे आने के लिए कहा। वो उन्हें बाड़े के फालतू पड़ी जमीन की तरफ ले गया। वहां सफ़ेदे की झाड़ियां उगी हुई थीं। भेड़ों ने स्क्वीलर की देखरेख में वहां सारा दिन पत्ते चढ़ते हुए बिताया। शाम को स्क्वीलर अकेला ही फार्म हाउस में लौट आया। उसने बताया कि चूंकि मौसम गर्म है इसलिए उसने भेड़ों को वहीं रह जाने के लिए कह दिया है। आखिर हुआ ये कि भेड़ें पूरा हफ्ता वहीं रहीं और इस समय के दौरान उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। दिन का अधिकतर समय स्क्वीलर उन्हीं के साथ गुजारता था। उसने सारे जानवरों को बताया कि भेड़ों को एक नया गीत सिखाया जा रहा है जिसके लिए थोड़ी प्राइवेसी की ज़रूरत है। भेड़ें अभी लौटी ही थीं। एक सुहानी शाम जब पशुओं ने अपना काम खत्म किया था और लौटकर फार्म की इमारतों की तरफ आ रहे थे तो आहते की तरफ से घोड़े की जबरदस्त हिनहिनाहट सुनाई दी। भौचक्के से पशु रास्तों पर ही खड़े रह गए। ये क्लोवर की हिनहिनाहट थी। वो दोबारा हिनहिनाई। सारे पशु सरपट दौड़े और आहते में जा पहुंचे, और तब उन्हें पता चला कि क्लोवर ने आखिर क्या देख लिया था। एक सुअर अपनी पिछली 2 टांगों के सहारे चल रहा था। ये था स्क्वीलर। बड़ा ही बेहुदा सा इस पोजीशन में अपना भारी भरकम शरीर संभाल ना पाने के कारण वो काफ़ी अजीब दिख रहा था। इस वक्त वो आहते में चहलकदमी कर रहा था। एक ही पल बीता था कि फार्म हाउस के दरवाजे से सुअरों की एक लंबी कतार निकली। ये सब के सब अपनी पिछली टांगों पर चल रहे थे। कुछ एक दूसरों से बेहतर चल रहे थे, 1-2 हल्का सा लड़खड़ा भी रहे थे, लेकिन फिर भी हरेक ने सफलतापूर्वक आहते के चक्कर लगा लिए। तभी कुत्तों के जोर जोर से भौंकने और काले मुर्गे की तेज कुकड़ों की आवाज़ें सुनाई दीं। फिर बाहर आया नेपोलियन, राजसी तरीके से सीधा तना हुआ, दाएं बाएं घमंड से देखता हुआ और चारों तरफ से अपने कुत्तों से घिरा हुआ। वो अपने पैर में एक कोड़ा लिए हुए था। चारों तरफ शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। डरे हुए चकित पशुओं ने सुअरों की लंबी कतारों को अहाते में धीरे धीरे टहलते देखा। ऐसा लगता था कि पूरी धरती उलट पुलट हो गई है। और तभी वो पल आया जब वे पहले झटके से उबरे और कुत्तों के आतंक के बावजूद, कई सालों से कभी शिकायत न करने, कभी मीन मेख न निकालने की आदत के बावजूद, जब उन्होंने विरोध के कुछ शब्द कहने चाहे, तभी ठीक उसी वक्त जैसे कोई संकेत दिया गया हो, सारी भेड़ों ने ऊंची आवाज में मिमियाना शुरू कर दिया। 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें ज्यादा अच्छी, 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें ज्यादा अच्छी, 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें ज्यादा अच्छी। ये राग 5 मिनट तक बिना रुके चलता रहा। जब तक भेड़ों ने गाना बंद किया, विरोध में कुछ भी कहने का मौका जा चुका था। सुअर मार्च करते हुए फार्म हाउस में वापस चले गए थे। बेंजामिन को लगा उसके कंधे से जैसे किसी ने अपनी नाक छुआई हो। उसने आसपास देखा, ये क्लोवर थी। उसकी बूढ़ी आंखें पहले से ज्यादा धुंधली लग रही थीं। एक शब्द भी बोले बिना क्लोवर ने धीरे से उसके सर के बाल सहलाए और उसे बड़े बखार के आखिर में ले गई, जहां 7 धर्मादेश लिखे हुए थे। 1-2 मिनटों के लिए वो उस दीवार को खड़े घूरते रहे। फिर उसने कहा, मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है। वैसे जब मैं जवान थी तब भी ऊपर लिखे हुए शब्द कहाँ ही पढ़ पाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दीवार कुछ अलग सी दिख रही है।
क्या 7 धर्मादेश के अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था? वहाँ जो लिखा था वो इस तरह से था, सभी पशु बराबर हैं, लेकिन कुछ पशु दूसरे पशुओं से ज्यादा बराबर हैं। और उसके बाद तो अगले दिन बाड़े के काम की निगरानी करने वाले सभी सुअर जब अपने पैरों में कोड़े थामे हुए थे तो किसी को भी अजीब नहीं लगा। ये पता लगने पर भी किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि सुअरों ने अपने लिए एक रेडियो खरीद लिया है और कि अब वे टेलीफोन लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और उन्होंने जॉन बुल, टिटबिट्स और डेली मिरर मंगवाने शुरू कर दिए हैं। और उन्हें इससे भी आश्चर्य नहीं हुआ जब नेपोलियन अपने मुंह में पाइप दबाए फार्म हाउस में चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। उन्हें तब भी आश्चर्य नहीं हुआ जब सुअरों ने मिस्टर जोन्स की अलमारियों से निकालकर कपड़े पहन लिए। नेपोलियन ने खुद काला कोट, चुस्त अंडरवेयर और चमड़े की पैंट चुने, जबकि उसकी पसंदीदा सुअरनी रेशम की ड्रेस पहनकर निकली। ये पोशाक मिसेस जोन्स हर संडे को पहना करती थीं। एक हफ्ते के बाद दोपहर के समय बाड़े में कई कुत्ता गाड़ियां आईं। पड़ोसी किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें पूरे बाड़े में घुमाया गया और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके लिए खूब तारीफ की। खासकर पवन चक्की को उन्होंने बहुत पसंद किया। पशु लोग शलगम के खेतों में खरपतवार साफ कर रहे थे। वे पूरी निष्ठा से अपना काम करते रहे। बस शायद ही किसी ने जमीन से अपना सिर ऊपर उठाया। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें सुअरों से ज्यादा डरना है या फिर मेहमान इंसानों से। उस रात शाम के वक्त फार्म हाउस से जोर जोर से ठहाके लगाने और गाने बजाने की आवाज़ें आती रहीं और अचानक मिले जुले स्वरों की आवाज़ें सुनकर पशु ठगे से रह गए। पशु और मनुष्य पहली बार यहाँ समानता के स्तर पर मिल रहे थे, तो वहाँ भीतर क्या हो रहा होगा। सब एक राय से दबे पांव चलते हुए फार्म हाउस बाग में जा पहुंचे। गेट पर वे कुछ पल रुके। उनके भीतर डर था कि अंदर जाएं या नहीं, लेकिन क्लोवर उन्हें हिम्मत देकर भीतर ले चली। पंजों के बल वे घर तक पहुंचे और डाइनिंग रूम की खिड़की से उन्होंने अंदर झांका। वहां एक लंबी मेज के चारों तरफ 6 किसान और अधिक सम्मान प्राप्त 6 सुअर बैठे हुए थे। नेपोलियन खुद मेज के सिरे पर सबसे ज्यादा सम्मान वाली सीट पर जमा हुआ था। सुअर अपनी कुर्सियों पर बिल्कुल आराम से बैठे थे। वे ताश के खेल का आनंद ले रहे थे। फिलहाल थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ था, जाम टकराने के लिए। एक बड़ा सा जग सबके बीच घुमाया जा रहा था और सब अपने अपने मग फिर से भर रहे थे। फॉक्सवुड का मिस्टर विल्किंगटन हाथ में अपना मग लिए उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि वो कुछ कहना चाहता है। वो ये विश्वास करता है कि जो भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबको इस बात से अपार संतोष हो रहा है कि आज इंसानों और जानवरों के आपसी अविश्वास और गलतफहमी का एक लंबा युग समाप्त हो रहा है। एक समय था जबकि ये दोनों एक दूसरे को संदेह की नज़रों से देखते थे और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती रहती थीं, गलतफहमियां फैलती रहती थीं। इंसान ये महसूस करते थे कि सुअरों द्वारा बाड़ा चलाए जाने में और इंसानों द्वारा बाड़ा चलाए जाने में बहुत बड़ा अंतर है और इससे पास पड़ोस में बेचैन कर देने वाले असर पड़ेंगे। बिना जांच पड़ताल किए कई किसानों ने ये मान लिया था कि ये सिस्टम ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, लेकिन अब ये सारे शक दूर हो चुके हैं। आज वो और उनके साथी इस पशु बाड़े में आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से इसके चप्पे चप्पे का मुआयना किया है। और उन्होंने यहाँ पर क्या देखा है? उन्होंने यहाँ न सिर्फ एकदम लेटेस्ट तौर तरीके देखे, बल्कि ऐसा अनुशासन और व्यवस्था भी पाई है जो कहीं भी किसी भी किसान के लिए एक मिसाल हो सकती है। और उसे विश्वास है कि पशु बाड़े में निचले तबके के जो पशु हैं वो देश के किसी भी पशु की तुलना में ज़्यादा काम करते हैं और कम खुराक पाते हैं। असल में उसने और उसके साथी मेहमानों ने यहाँ कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जो वे खुद के बाड़ों में तुरंत अपनाना चाहेंगे। उसने ये भी कहा कि अपनी बात वो एक बार फिर से इस बात पर जोर देते हुए ख़त्म करना चाहेगा कि पशु बाड़े और उसके पड़ोसियों के बीच जो मैत्री भाव है वो बने रहना चाहिए। सुअरों और मनुष्यों के बीच किसी भी तरह का हितों का टकराव ना कभी रहा है और ना ही आगे भी रहना चाहिए। उनके संघर्ष और उनकी तकलीफ़ें एक जैसी हैं। मजदूरों की समस्या क्या हर जगह एक जैसी नहीं है? यहाँ पर यह साफ साफ लगा कि मिस्टर विल्किंगटन पशु समुदाय पर बड़ी ही सावधानी से बनाया गया कोई जुमला उछालना चाहता था, लेकिन एक पल के लिए वो खुशी से इतना बेहाल हो गया
कि कुछ कह ही नहीं पाया। वो हंसते हंसते दोहरा हो गया। काफ़ी देर तक हंसते रहने के बाद किसी तरह से उसने कहना शुरू किया, अगर आपके पास निचले तबके वाले पशु हैं तो हमारे पास अपने निचले वर्ग हैं। उसके इस कमेंट से पूरी मेज़ पर ठहाके लगने लगे और मिस्टर विल्किंगटन ने एक बार फिर सुअरों को कम राशन और काम के लंबे घंटों और पशु बाड़े में एक सिरे से गायब लाड़ प्यार पर बधाई दी। और अंत में उसने कहा, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब अपने पैरों पर खड़े हों और देखें कि उनके गिलास भरे हुए हैं। आइए सज्जनों, हम सब टोस्ट करते हैं पशु बाड़े की समृद्धि के लिए। सब ने उत्साह से तालियां बजाईं और पैरों से ज़मीन थपथपाई। नेपोलियन इतना अभिभूत हो गया कि अपनी जगह से उठा और मेज़ के पास आकर उसने अपना मग मिस्टर विल्किंगटन के मग से टकराया। जब तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम हुई तो नेपोलियन ने कहा कि उसे भी 2 शब्द कहने हैं। नेपोलियन के पिछले भाषणों की तरह ये भी संक्षिप्त था। उसने कहा कि उसे भी प्रसन्नता है कि गलतफहमियों का युग अब समाप्त हो गया है। लंबे अरसे तक काफ़ी अफवाहें फैलाई जाती रहीं। ये सारी अफवाहें ज़रूर किसी शत्रु ने फैलाई हैं। उनकी तो इकलौती इच्छा बस यही है कि वे शांति से रहें और अपने पड़ोसियों के साथ सामान्य कारोबारी रवैया बनाए रखें। और ये बाड़ा जिसके नियंत्रण के लिए उसे ये सम्मान मिला है वो एक सहकारी उद्यम है। इसके मालिकाना कागजात जो खुद उसके कब्जे में हैं सुअरों की संयुक्त प्रॉपर्टी हैं। उसने कहा कि वो नहीं मानता कि पुराने संदेहों में से अब कोई बाकी है। अलबत्ता बाड़े के रूटीन में हाल ही में कुछ एक बदलाव किए गए हैं। इनसे आपसी विश्वास को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब तक बाड़े में एक बेवकूफ़ी भरी परंपरा चली आ रही थी कि पशु एक दूसरे को कॉमरेड कहकर संबोधित करते थे। इस प्रथा को समाप्त किया जाना है। एक और अजीब सी परंपरा थी जो पता नहीं कैसे शुरू हुई कि हर रविवार की सुबह बगीचे में एक मस्तूल पर कीलों से ठुकी एक सुअर की खोपड़ी के आगे से सब मार्च करते हुए गुजरते थे। इस प्रथा को भी खत्म किया जा रहा है। खोपड़ी को पहले ही जमीन में गाड़ दिया गया है। उसके मेहमानों ने एक चबूतरे पर लहराता हरा झंडा भी देखा होगा और शायद ये भी नोट किया होगा कि पहले इस पर जो सफ़ेद खुर और सींग पेंट किए गए थे उन्हें मिटा दिया गया है। अब ये सिर्फ एक सादा हरा झंडा होगा। उसने कहा कि मिस्टर विल्किंगटन के शानदार भाषण के बारे में बस एक ही ऐतराज़ है। मिस्टर विल्किंगटन ने लगातार पशु बाड़े या एनिमल फार्म का जिक्र किया है, लेकिन क्योंकि वो इस बात को नहीं जानता था और इसीलिए नेपोलियन अब पहली बार ये घोषणा कर रहा है कि ये नाम पशु बाड़ा या एनिमल फार्म अब खत्म कर दिया गया है। अब इस बाड़े को मैनर फार्म के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि नेपोलियन को पूरा विश्वास है कि यही इसका सही और मूल नाम है। तो सज्जनों, इस बार का टोस्ट मेरी तरफ से। अपने गिलास लबालब भर लीजिए और ये रहा मेरा टोस्ट मैनर फार्म की समृद्धि के लिए। इस बार भी दिल खोलकर तालियां बजाई गईं और आखिरी बूंद तक सारे मग खाली कर दिए गए। लेकिन जब बाहर से पशु इस दृश्य को देख रहे थे तो उन्हें लगा कि कोई आश्चर्यजनक घटना घट रही है। सुअरों के चेहरों को कुछ हो रहा था। क्लोवर की धुंधली नज़रें एक चेहरे से दूसरे पर फिसलती रहीं। किसी के चेहरे पर 5 ठुड्डियाँ थीं तो किसी के चेहरे पर 4 और किसी के 3। लेकिन ये क्या था जो पिघलता और बदलता लग रहा था? तभी जब वाहवाही का शोर थम गया तो सबने अपने अपने पत्ते उठाए और रुके हुए खेल को फिर से शुरू कर दिया गया। पशु चुपचाप सरक कर वापस चले गए, लेकिन वे अभी 20 गज दूर भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक रुक गए। फार्म हाउस से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। वे वापस दौड़े और फिर से खिड़की से झांक कर देखने लगे। अंदर भीषण लड़ाई चल रही थी। शोर शराबा, मेज़ पर थपथपाहट, तेज़ शंकालू निगाहें, हिंसक इनकार चल रहे थे। इस सारी मुश्किल की जड़ शायद यही थी कि नेपोलियन और मिस्टर विल्किंगटन दोनों ने एक ही साथ हुक्म का इक्का चल दिया था। 12 आवाज़ें गुस्से में चिल्ला रही थीं और ये सारी आवाज़ें एक सी थीं। कोई सवाल नहीं कि सुअरों के चेहरों को अब क्या हो गया था। बाहर खड़े प्राणी कभी सुअरों को देखते, कभी आदमी को, फिर आदमियों से सुअरों को, लेकिन अब ये कहना पूरी तरह से असंभव हो चुका था कि कौन सा चेहरा किसका है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा।